शुरुआत में हमें कई सारे पिकाचू को दिखाया जाता है जो इधर उधर कूद रहे होते हैं। इसके बाद हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो उन्हें देख के काफी ज्यादा घबरा जाता है। इसके बाद वो पिकाचू हमारे एमसी की ओर घूरने लगते हैं। तभी वो अपना बहुत बड़ा जबड़ा खोलता है जिसे देख के हमें समझ में आ जाता है कि ये कोई पिकाचू नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर है। और तभी वो जंप लगाता है। ये देख के हमारा एमसी घबरा जाता है मगर वो हैरान हो जाता है जब वो देखता है कि वो मॉन्स्टर उसे खाने के लिए नहीं आ रहे थे बल्कि उसके पीछे जो पत्थर था उसे खाने के लिए आ रहे थे। और उन्हें उस पत्थर को खाते हुए देखकर हमारा एमसी घबराते हुए सोचता है क्या मुझे भी इस पत्थर को खाना होगा। हमारा एमसी अपने थूक को निगलते हुए सोचता है क्या ये मेरे लिए पॉसिबल भी होगा इस चीज को खाना। और हमारा एमसी उस पत्थर को खाते हुए सोचता हाँ मैं कर सकता हूँ और वो चबाने लगता है उस पत्थर को उन मॉन्स्टर की तरह। हमारा एमसी आगे बोलता है कि मैं इस टावर के ऊपर चढ़ के ही रहूंगा, मैं कुछ भी कर रहूंगा और यहाँ सरवाइव करूंगा। और वो उस पत्थर को निगलता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं एक दिन इस टावर पर राज करूंगा। ये सुन के उसके आसपास के पिकाचू भी चिल्लाने लगते हैं। इसके बाद वहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता और हमारे एमसी को दिखाया जाता है जिन्हें कोई बोल रहा होता है कि मुझे तुम पे काफी ज्यादा प्राउड है। और वो आंटी आगे बोलती है कि अभी के समय पे ये आसान नहीं है कोई भी जॉब करना और तुम दूसरों की तरह नहीं है जो दूसरों को परेशान करते हैं। और मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगी कि तुम जो भी कर रहे हो उसमें तुम अच्छा करो। बाद हमारा एमसी काफी एम्बेरस होते हुए बोलता है कि मुझे लगता है आप मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रही हैं। जो सुपरमार्केट की ओनर है वो काफी ज्यादा काइंड है जिन्होंने मुझे हायर कर लिया इस काम पर। ये सुन के जो सुपरमार्केट की ओनर रहती हैं वो हमारे एमसी से बोलती हैं अगर तुम्हारे जैसे ही बाकी के लोग रहते तो कोई बात ही नहीं होती। ये सुनने के बाद हमारा एमसी बोलता है आपको देख के लग रहा है कि आप किसी मुसीबत में पड़ गई हैं। ये सुनने के बाद वो बताती हैं असलियत में जो डायरेक्टर है इस ऑर्फन की वो बीमार पड़ चुकी हैं। और जैसा कि तुम जानते हो ये ऑर्फन प्राइवेट फंडिंग पर चलता है और इस टाइम पे अगर डायरेक्टर रिटायर हो गई तो ये ऑर्फन मुश्किल से 3 साल तक ही चल पाएगा। ये सुन के हमारा एमसी भी परेशान हो जाता और वो कुछ भी नहीं बोल पाता है। तभी वहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता और हमारे एमसी के बेडरूम को दिखाया जाता है जहाँ हमारा एमसी अपने बेड पर कूद जाता है। के बाद हमारा एमसी अपने बारे में हमें बताता है कि उसका नाम किंग जाय जू है और ये नाम उसके ऑर्फन के डायरेक्टर ने उसे दिया था ताकि वो अपनी जिंदगी अपने टैलेंट के साथ जी सके। और हमारे एमसी का पास्ट उसके सामने आ रहा था जिसमें से हमें एक सीन में दिखाया जाता है जहाँ उसके बॉस बोल रहे होते हैं तुम कल से काम शुरू कर सकते हो। और हमारा एमसी हंसते हुए बोलता है आपका शुक्रिया सर। और वो आगे बोलता है कि चाहे मैं कितना भी ज्यादा ट्राई कर लूँ कितना भी बेस्ट करने की कोशिश कर दूँ मगर इसका फायदा नहीं है। चाहे इसके लिए मैं सुपरमार्केट में सालों के लिए काम कर लूँ फिर भी मैं इस ऑर्फन को चला नहीं पाऊंगा। अब ये ऑर्फन सिर्फ आखिरी के 3 साल तक ही चल पाएगा। मैं क्या कर सकता हूँ अमीर बनने के लिए जल्द से जल्द। अभी उसके फोन पे अवेकन लुक का ऐड आने लगता है। इस ऐड को देख के किम बोलता है कि आज के समय पे मैं कुछ भी सर्च कर रहा हूँ ये अवेकन लुक के ऐड जरूर आ जाते हैं। तभी उसके दिमाग में कुछ आता और वो बोलता है अवेकन हाँ। और तभी वो उस साइट को ओपन कर देता है जहाँ एक एंकर बोल रहा होता है कि आज हमारे पास 2 अवेकन हैं जो टावर से अभी अभी आए हैं। इनके पास कई सारे कैरेक्टर और स्किल हैं और अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा क्या बदला है उस जगह से आने के बाद। ये सुन के वो बंदा बोलता है कि मैं जानता हूँ अभी जो मैं बोलने वाला हूँ वो सुन के तुम लोग को लगेगा कि मैं काफी ज्यादा एरोगेंट हूँ मगर मैं कहना चाहूंगा वो चीज है सिर्फ और सिर्फ पैसा। और ये सुनने के बाद हमारा एमसी सोचता है कि हाँ इसने बिल्कुल सही कहा जो अवेकन है वो काफी ज्यादा पैसा छाप रहे हैं। के बाद हमें टावर के बारे में बताया जाता है कि आज से 7 साल पहले टावर अचानक से कहीं से आ गया था। उसने अचानक से कई सारे लोगों को रैंडमली सिलेक्ट किया था और अपने अंदर समा लिया था उन लोगों को। उनमें से बहुत कम ही लोग थे जो वापस आ पाए थे। कोई भी नहीं जानता कि उस टावर के अंदर क्या है और जो लोग थे वहाँ से वापस आ पाए थे उन्होंने किसी को भी कुछ भी नहीं बताया। जो भी लोग उस टावर से जिंदा वापस आ पाए उन्हें अवेकनर बुलाया जाने लगा और जो अवेकनर थे उनके बॉडी के अंदर माना पाया जाता था और उन लोगों ने काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट किया था मॉडर्न सिविलाइजेशन को बनाने में। और अभी के इस वर्ल्ड में मैजिक इंजीनियरिंग काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट स्किल बन चुकी है लेकिन ये पॉसिबल तभी है जब कोई अवेकनर अपना माना का इस्तेमाल करे। तभी इसके बाद से अवेकनर की जो प्राइस थी वो काफी ज्यादा बढ़ गई और जो ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशन थी वो चाहते थे कि उनके ग्रुप में अवेकनर आए। और तभी इसके बाद हमें एक अवेकनर को दिखाया जाता है जो काफी घमंड में लग रहा होता है और बाकी सभी कंपनी वाले उसको बोल रहे होते हैं कि हमारी कंपनी में ज्वाइन कर लीजिए, हम आपको ज्यादा पे करेंगे दूसरी कंपनी से। और ये सब कहने का मतलब यही है कि वो एक ह्यूमन पावर प्लांट बन चुके थे जिन्हें काफी अच्छा मनी मिलता था। और ये सब देखने के बाद हमारा एमसी बोलता है कि मैं उन लोगों से काफी ज्यादा जेलस है, मुझे अभी दिल करता है कि मैं टावर पे चढ़ूं। तभी उसके फोन पे मैसेज आता है जो देख के वो हैरान हो जाता है। हमारे एमसी के फोन में कई सारे नोटिफिकेशन आने लगते हैं, आपने फर्स्ट फ्लोर कंप्लीट कर लिया है, सेकंड तुम्हारे रिवॉर्ड आ चुका है, और ऐसे ही कई सारे, तुमने 13 फ्लोर भी कंप्लीट कर लिया है, 100 फॉलोवर भी कंप्लीट कर लिया है, रिवॉर्ड हिडन रिवॉर्ड, ये सब नोटिफिकेशन उसको मिलने लगते हैं। तो मिला के उसको 527 नोटिफिकेशन आए होते हैं। ये देख के हमारा एमसी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, वो सोचने लगता है इतनी सारी फाइल, मेरा फोन कहीं हैक तो नहीं हो गया है ना। और वो आगे बोलता है इस दुनिया में क्या चल रहा है। और तभी वो सोचता है कि मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, मगर वो उस पर टैप कर देता है। वो बोलता है नहीं, मैंने इस पर टैप कर दिया गलती से। और वो बोलता है क्या होगा अगर ये वायरस है, मुझे जल्द से जल्द अपने फोन को ऑफ कर देना चाहिए। तभी हमारे एमसी के फोन से आवाज आता है कि लाइव स्ट्रीम करो मुझे। ये सुन के हमारा एमसी काफी हैरान हो जाता है, वो बोलता है ये किसकी आवाज है। और उसके फोन से आवाज आता है मुझे काम पे जाना, और हमें उसके फोन को दिखाया जाता है जिसमें हमारा एमसी घबराया हुआ होता है, बोल रहा होता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, मैं वापस क्यों नहीं जा सकता। और वो अपने आप को अपने फोन में देख के हैरान हो जाता है और वो बोलता है ये तो मैं हूँ। इस बंदे को देखते हुए मुझे कोई भी डाउट नहीं है कि ये मैं ही हूँ, मगर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। और हमारे एमसी को दिखाया जाता है वो कुल्हाड़ी पकड़ के खड़ा होता है। और तभी वो पिकाचू उसके सामने फिर से आ जाता है, जिसे देख के वो बोलता है ये पिकाचू फिर से। और ये सब देख के हमारा एमसी बोलता है ये बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा वो बंदा वीडियो में बता रहा था। और तभी उस पिकाचू के पास में उसका विंडो खुल जाता है जहाँ बताया जाता है कि ये रॉक तोड़ने में माहिर है और किसी भी स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्ट को। और तभी हमारा एमसी ये सब देखने के बाद सोचता है कि ये विंडो ये इस पिकाचू के बारे में बता रहा है, इसलिए इस वजह से जो बंदे थे वो इसके बारे में बात नहीं करना चाहते थे। और मैंने इस तरीके का वीडियो कुछ ज्यादा ही देख लिया है। और इसके बाद हमारा मोबाइल वाला एमसी एक रिवॉर्ड के पास जाता है जिसमें से 1 से 10 तक कॉइन निकलने का चांस रहता है। और वो हमारे एमसी को काफी सारा इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है रिवॉर्ड के बारे में और किस तरफ हमारे एमसी को जाना चाहिए ये भी बताता है। और ये सब देखने के बाद हमारा एमसी काफी हैरान हो जाता है और वो बोलता है रुको 1 मिनट, ये क्या ये वीडियो मुझे बता रहा है कि मुझे इस गेम को किस तरीके से कंप्लीट करना है। और हमारा एमसी बोलता है कि जहाँ तक मैं जानता हूँ कि जितने भी अवेकनर उनमें से किसी ने भी इस टावर के बारे में कुछ ज्यादा नहीं बताया है कि इस टावर को कैसे कंप्लीट किया जाएगा और कैसे इस पर कब्जा किया जाएगा, मगर अब जितनी भी इंफॉर्मेशन है अब वो सिर्फ और सिर्फ मेरी है। इसके बाद हमारा एमसी अगले सीन में चला जाता है अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, जहाँ वो बंदा हमारे एमसी से बोलता है कि यहाँ साइन करो तुम। तो हमारा एमसी वहाँ साइन कर देता है और वो बंदा हमारे एमसी से बताता है कि जो पोर्टल है वो आज से 2 साल बाद खुलेगा। इसके बाद हमारा एमसी हमसे बताता है कि मुझे अच्छी तरीके से तैयार हो जाना चाहिए ताकि मैं उस जगह पे अच्छी तरीके से जा सकूं जैसे मैंने वीडियो में किया था। इसके बाद वो काफी ज्यादा मेहनत कर रहा होता है, वो काफी सारा एक्सरसाइज कर रहा होता है। एक बंदा उससे बोलता है कि तुम काफी ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, तो हमारा एमसी उससे शुक्रिया बोलता है। हमारा एमसी उस वीडियो को देखते हुए उसके बारे में सब कुछ याद कर रहा होता है और वो बोलता है कि इस टावर को क्लियर करना मेरे लिए काफी ज्यादा आसान होगा जब तक मुझे ये वीडियो पूरी तरीके से याद होगी। और जहाँ वो अपने शॉप में भी काम कर रहा होता है, जहाँ वो एक कस्टमर को बोल रहा होता है थैंक यू, वापस जरूर आना। और वो उनसे पूछता है क्या आपको बैग की जरूरत है। इसके बाद हमें अगले सीन में हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो ऊपर वाले से प्रे कर रहा होता है प्लीज प्लीज आज पोर्टल ओपन करवा दीजिएगा। और वो काफी सारा टेंशन में बोलता है मैंने पिछले महीने अपनी जॉब छोड़ दी थी इस दिन की तैयारी के लिए। और हमें उसके दिमाग में दिखाया जाता है उसके बॉस बोल रहे होते हैं क्या तुम्हें प्रमोशन चाहिए, तो हमारा एमसी बोलता है नहीं मुझे माफ कीजिए मैं ये जॉब छोड़ रहा हूँ। और वो सोचता है कि मुझे अभी बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है। और वो थोड़ा कंफ्यूज होते हुए बोलता है शायद मैंने इस वीडियो के बारे में कुछ गलत समझ लिया था। और वो अपना सर इधर उधर घुमाते हुए सोचता नहीं मैं ऐसा नहीं सोच सकता, अगर मैंने ऐसा सोचा तो जो मेरे ऑर्फन है उसका क्या होगा। हमारा एमसी ये सब सोचने से काफी घबरा जाता है। इसके बाद हमारा एमसी स्ट्रेचिंग करते हुए बोलता है मैं सब के बारे में सोचे काफी एंशियस हो रहा हूँ, मुझे इसके बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए। इसके बाद हमारा एमसी अपने गंदे को दबाते हुए सोचता है मुझे कुछ स्ट्रेचिंग कर लेना चाहिए अपने खाली वक्त में। तभी उसके पीछे पोर्टल खुलने की आवाज आती है और हमारा एमसी पीछे घूमते हुए बोलता है ये ठंडी हवा कहाँ से आ रही है। तभी हमें उस
पोर्टल को दिखाया जाता है, जिसे देख के हमारा एमसी थोड़ा हैरान हो जाता है और वो उस पोर्टल की ओर बढ़ता है उसे देखने के लिए। और हमारा एमसी बोलता है पोर्टल, और उस पोर्टल से आवाज आती है अंदर आ जाओ। ये आवाज सुन के हमारा एमसी सोचता है तुम्हें दोबारा बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और वो मुस्कुराने लगता है और वो उस पोर्टल के अंदर जाने लगता है। तभी उसके सामने नोटिफिकेशन आ जाता है, जिसे देख के उसका हाथ कांपने लगता है और वो बोलता है आखिरकार, और वो अपने मुट्ठी को बंद करते हुए बोलता है मैं इस टावर के अंदर जा सकता हूँ, और मैं होप करता हूँ कि डायरेक्टर और ऑर्फनेज के लोग मेरा इंतजार करें। और इसके बाद वो डिफिकल्टी लेवल हार्ड को चूज कर लेता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है ठीक है मैं ये कर सकता हूँ। इसके बाद हमें केव का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा एमसी गिरा पड़ा होता है, उसे होश आता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है मैं कहाँ हूँ। और इसके बाद वो अपने आसपास देखते हुए बोलता है ये तो वही केव है जो मैंने वीडियो में देखी थी। इसके बाद उसके सामने उसका असिस्टेंट पॉपअप हो जाता है जिसमें उसके बारे में बताया हुआ था, और उसमें हमारे एमसी का नाम किम बताया जाता। उसका व्यूअर 0 रहता है, फॉलोवर भी 0 और कॉइन भी 0, और उसको 1 घंटे के अंदर ऑल एनिमी को एलिमिनेट करना होता है। और तभी हमारा एमसी अपना फोन चेक करता है और वो बोलता है कि मुझे जल्द से जल्द अपने वीडियो को देखना होगा। तभी वो बोलता है छोड़ो हटाओ, मैंने उस वीडियो को 2 साल से लगातार बार बार देखा है, मगर मुझे इतने ही टाइम में जल्द से जल्द इस फ्लोर को कंप्लीट करना होगा, और इतने ही समय में मेरे ज्यादा से ज्यादा व्यूवर से कम्युनिकेट करना पड़ेगा ताकि वो मुझे कॉइन डोनेट कर सके। और हमारा एमसी व्यूवर के बारे में बताता है कि जो व्यूवर रहते हैं वो अवेकनर को देखते हैं टावर चढ़ते हुए, और वो जो व्यूवर रहते हैं वो कुछ भी इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, और जो व्यूवर रहते हैं वो स्ट्रीम को देखते हैं, और जो लोअर फ्लोर के प्लेयर रहते हैं उनको गिफ्ट सेंड करते हैं। और वो लोग ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उन्हें कॉइन मिल सके, और जब भी एक प्लेयर किसी सर्टेन फ्लोर पे पहुंचता है तो उसको कुछ अमाउंट में कॉइन मिलता है, और यही कॉइन उसको भी मिलता है व्यूवर को। और कभी कभी ये व्यूवर प्लेयर को मार डालते हैं क्योंकि वो बोर हो रहे होते हैं। तभी हमारे एमसी को देखने के लिए धनलव नाम का व्यूअर आ जाता है। तभी हमारा एमसी उसके सामने बो करता और बोलता है हेलो बॉस आप कैसे हो। ये सुन के जो व्यूअर रहता है वो बोलता है बॉस तुम मुझे जानते भी नहीं और तुम मुझे बॉस बुला रहे हो, मगर तुम बाकी सब लोगों से अच्छे हो जिन्हें कुछ भी नहीं मालूम था। और वो हमारे एमसी को 1 कॉइन गिफ्ट करता है। ये देख के हमारा एमसी काफी खुश हो जाता है, वो उससे शुक्रिया बोलता है मैं इस कॉइन का इस्तेमाल करूंगा इस शॉप में। ये देख के वो व्यूअर बोलता है वो तुमने जल्दी ही शॉप फाइंड कर लिया, तुम तो काफी तेज हो, मुझे तुम पसंद आए। और वो उसे 3 कॉइन गिफ्ट करता है। और 3 कॉइन मिलने के बाद हमारा एमसी सोचता है कि मैंने काफी अच्छा किया कि मैंने उस वीडियो को एडवांस में ही देख लिया था, और वो वापस से उसके सामने बो करते हुए शुक्रिया बोलता है। और वो व्यूअर हमारे एमसी से पूछता है कि तुमने इन कॉइन का क्या खरीदा। ये सुनने के बाद हमारा एमसी बोलता है कि हाँ रुको जरा, मुझे इसे काफी ज्यादा सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि मैं इसे बेफालतू का इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि आगे चल के इस ट्रायल में काफी ज्यादा मुश्किलात मेरे सामने आ सकते हैं। ये सब सुनने के बाद वो व्यूअर हंसने लगता और बोलता आखिरकार मुझे कोई वर्दी फॉलोवर मिल ही गया। इसके बाद वो हमारे एमसी को फॉलो कर लेता है। ये सुनने के बाद हमारा एमसी काफी खुश हो जाता है और वो बोलता आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे फॉलो करने के लिए। इसके बाद हमारा एमसी अपने इमोशन को छुपाते हुए बोलता आखिरकार एक बड़े बंदे ने मुझे फॉलो कर लिया। और जो व्यूअर लव रहता है वो बोलता है ठीक है मैं जा रहा हूँ दूसरों को देखने के लिए कि वो क्या कर रहे हैं, और उसके पास नोटिफिकेशन आ जाता है कि जो लव रहता है वो स्ट्रीम छोड़ के चला गया है। इसके बाद हमारा एमसी अपना हाथ हिलाते हुए बोलता है कि ठीक है आपसे बाद में मुलाकात होगी। और वो सोचता है कि मैंने कितना अच्छा स्टार्ट किया, अगर मैं ऐसा ही करता रहा तो मैं जल्द से जल्द फॉलोवर काउंट पूरा कर लूंगा और उसका रिवॉर्ड भी मुझे मिल जाएगा, वो भी टाइम से पहले। और वो बताता है कि जब एक व्यूअर किसी स्ट्रीमर को फॉलो कर लेता है तो वो उसका फेवरेट बन जाता है। और मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे जो स्ट्रीमर और प्लेयर है वो एक ही बंदा है, एक ही बंदे को कहा जा रहा, तो आप कंफ्यूज ना हो। और हमें बताया जाता है कि जो टावर है वो एक व्यूअर को एक ही बंदे को फॉलो करने की परमिशन देता है, और वो तब तक दूसरे बंदे को फॉलो नहीं कर सकते जब तक वो अनफॉलो ना कर दें अपने फेवरेट बंदे को। और इन सभी के ऊपर अगर एक स्ट्रीमर को 1 लाख फॉलोवर हर टाइम पर मिल रहा है तो उसके लिए एक रिवॉर्ड होता है जो कि स्पेशल होता है। तभी हमारा एमसी अपना सिस्टम खोल के अपना स्टेटस देखता है जहाँ उसका करंट व्यूअर 15 हो गया था, फॉलोवर 7 और कॉइन 37। और वो सोचता है कि मुझ पे काफी लोगों का अटेंशन गया क्योंकि मैंने सबसे ज्यादा हाईएस्ट डिफिकल्टी चूज किया था, और वो बोलता है अभी के लिए ये काफी है। तभी उसके जो व्यूअर रहते हैं वो बोलने लगते हैं इसका टाइम खत्म होने वाला है, इसने सबसे ज्यादा हाईएस्ट डिफिकल्टी ली है, ये काफी बड़ा बेवकूफ है। और व्यूअर बोलता हाँ तुमने सही कहा। ये सब सुनने के बाद हमारा एमसी बोलता है तुम लोग क्या कहना
चाहते हो? क्या मैं काफी ज्यादा खराब खेल रहा हूँ? और एक और व्यूअर बोलता है, सही कहा, ये काफी बेवकूफ है, ये काफी ज्यादा जल्दी मारा जाएगा। मगर तभी एक बंदा उनमें से बोलता है, तुम्हें इसके बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वरना जो एडमिन है वो तुम्हें इस ग्रुप से निकाल देंगे। ये सुनने के बाद हमारा एमसी सोच में पड़ जाता है। इन्होंने सही कहा, जो एडमिनिस्ट्रेटर है वही है मैनेजर इस टावर का, जो सब कुछ कंट्रोल करता है। वो अकेला बंदा है जो ये श्योर करता है जो इन्फॉर्मेशन है टावर के बारे में वो बाहर लीक ना हो। और जो रीजन है जिसकी वजह से आप वीकनर इस टावर के बारे में किसी को भी नहीं बता पाते हैं, उसकी वजह कोई और नहीं एडमिनिस्ट्रेटर ही है। और मैंने जब वो वीडियो नहीं देखे थे तब मुझे अभी नहीं मालूम था, मुझे भी ऐसा लगता था जो अवेकनर वो अपनी मर्जी से चाहते थे कि दूसरों को ये ना बताएं इस टावर के बारे में। और तभी हमारा एमसी अपने टाइमर को देखते हुए बोलता है, चलो पूरी तरीके से टाइम होने वाला, और वो अपने गाल पे थप्पड़ मारता है। तभी हमारा एमसी बोलता है, मेरे प्यारे व्यूअर मैं अब तैयार हूँ और मैं आशा करता हूँ कि तुम बुरा नहीं मानोगे कि मैं तुम्हारा जो मैसेज है क्यों नहीं रीड कर पाया। ये सुन के जो व्यूअर रहते हैं वो बोलते हैं, ये काफी ज्यादा कंसंट्रेटेड है और इस बंदे को कम्युनिकेशन करने आता है। तभी जो लव रहता है वो स्ट्रीम को ज्वाइन कर लेता है और वो बोलता है, मैं वापस आ चुका हूँ। और हमें दिखता है कि हमारे एमसी का टाइम भी खत्म हो जाता है और एलिमिनेट ऑल एनिमी लिखकर आ जाता है और काफी सारे पोर्टल भी खुलने लगते हैं। और ये देख के हमारा एमसी थोड़ा घबराता है और वो बोलता है कि मेरे सामने क्या आने वाला है, ये पोर्टल तो काफी ज्यादा छोटे हैं, क्या इसमें से कोबोल्ड निकलेंगे? तभी हमें कई सारे मॉन्स्टर की आंखें दिखाई जाती हैं, मगर वो तो अपने प्यारे पिकाचू रहते हैं, जिन्हें देख के हमारा एमसी काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है। तभी नोटिफिकेशन आता है कि जो सन और मून है वो स्ट्रीम ज्वाइन कर लिए हैं और वो बोल रहे होते हैं, मैंने सुना है इस गाय ने काफी डिफिकल्ट लेवल चूज किया है, लेकिन वो देखते हैं कि वहाँ तो पिकाचू होते हैं जो देख के उनका मजाक उड़ाने लगते हैं और वो उस स्ट्रीम को छोड़ के चला जाते हैं। तभी हमें बताया जाता है कि ये पिकाचू काफी ज्यादा शांत किस्म के होते हैं, मगर जब तक तुम ये ना जान लो कि इनके दांत एक स्टील को भी काफी आसानी से कट कर सकते हैं। और वो अपने दांत को तभी दिखाते हैं जब वो अटैक करने वाले होते हैं, मगर वो काफी ज्यादा सेंसिटिव होते हैं अपने प्रजाति के लोग के ब्लड के खिलाफ। और जब उनका कोई साथी मर जाता है तो काफी ज्यादा एग्रेसिव बन जाते हैं और अटैक करने से भी पीछे नहीं हटते हैं। और तभी उसके जो व्यूअर रहते हैं वो स्ट्रीम छोड़ के जाने लगते हैं और हमारा एमसी उनको देखने लगता है। और हमारा एमसी बोलता है कि मैं उन लोगों को ब्लेम नहीं कर सकता इस रिएक्शन के लिए, क्योंकि वो लोग नहीं जानते कि ये पिकाचू कितना खतरनाक है और ये लोग कोई छोटे मोटे अमाउंट ऑफ सफरिंग को भी नहीं सहते, डायरेक्ट अटैक कर देते हैं। मगर हमारे एमसी के मन में एक शक होता है कि क्या सच में ये इतने डेंजरस हो सकते हैं। और जो उसके व्यूअर रहता है वो बोलते हैं, जब तुम इनसे फाइट करोगे तो वो तुम्हारे शॉट को पकड़ लेंगे और अपने दांत से तुम्हारे शॉट को तोड़ लेंगे। और जो हमारे एमसी के व्यूअर रहते हैं वो स्ट्रीम को छोड़कर जाने रहता है, जो लव रहता है वो भी स्ट्रीम को छोड़ देता है। और ये देख के हमारा एमसी काफी खुश होता है और बोलता है, ठीक है, लगता तो नहीं अब ये वापस आएंगे, मुझे जल्द से जल्द सोचना होगा क्योंकि ये इम्पॉसिबल है कि 3 पिकाचू एक ही फ्लोर पर हों। और हमारा एमसी उस पिकाचू के बारे में सोचने लगता है और वो सोचता है कि ये वैसे मॉन्स्टर नहीं है जो पहले अटैक करते हों, जरा रुको, ये पिकाचू मेरे देखकर रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या ये मुझे देख नहीं सकते हैं? और वो उन्हें देखने लगता है। तभी हमारा एमसी उन्हें पैर से छू छू के देखने लगता है, मगर वो उसको रेजिस्ट कर रहे होते हैं, उसे दूर हटने की कोशिश कर रहे होते हैं, जो देख के हमारा एमसी हैरान होता है। तो इन पिकाचू का ये रिएक्शन देख के हमारा एमसी सोचने लगता है, ये मुझसे दूर हटने की कोशिश कर रहे हैं और ये मुझसे परेशान भी हो रहे हैं। इसके बाद हमारा एमसी सोचता है कि मैं इनके एक्शन को मिमिक करूंगा ताकि ये मुझसे घबराए नहीं और मुझ पर ध्यान ना दें। और हमारे एमसी की इस हरकत को देखकर उसके जो व्यूअर रहते हैं वो बोलते हैं, ये बंदा क्या करने की कोशिश कर रहा है। और जितने भी व्यूअर रहते हैं वो हमारे एमसी का मजाक उड़ाने लगते हैं। उनकी बातें सुन के हमारे एमसी का दिमाग खराब हो रहा होता है। वो बोलता है, मैं दिखने में भले क्रेजी लग रहा हूँ मगर ये मेरा एक बहुत अच्छा चाल है और मैं इनसे फाइट तभी करूंगा जब मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं बचेगा। और उनका पीछा करने लगता है जैसे वो कर रहे होते हैं वैसे। तभी हमें पहली बार एक व्यूअर को दिखाया जाता है जो किसी स्ट्रीमर को देख रहा होता है। वो बंदा किसी से गोब्लिन से लड़ रहा होता है और काफी सारे व्यूअर उस बंदे का तारीफ कर रहे होते हैं। और जो एक और मिस्टीरियस व्यूअर रहता है वो बोलता है, ये बंदा काफी अच्छा कर रहा है, मुझे इसे फॉलो करना चाहिए। मगर तभी उसके पास नोटिफिकेशन आता है कि तुम इसे फॉलो नहीं कर सकते क्योंकि दूसरे स्ट्रीमर को तुम फॉलो
फॉलो कर चुके हो पहले ही से। ये देख के वो व्यूअर मुस्कुराता और वो बोलता वो तो वो स्ट्रीमर अभी तक नहीं मरा है इसका मतलब। मगर वो हैरान हो जाता जब वो देखता कि हमारे एमसी को और भी ज्यादा व्यू आने लगे हैं। उसे यकीन नहीं होता कि एक न्यूबी सरवाइव कैसे कर पा रहा है इन पिकाचू के बीच। और हमें पता चलता वो मिस्टीरियस व्यूअर कोई और नहीं लवी था और वो स्ट्रीम को वापस से ज्वाइन कर लेता है। और जो पिकाचू रहते हैं वो ऊपर नीचे कूद रहे होते हैं 1 by 1, जिन्हें देख के लोग बोल रहे होते हैं कि ये कितने क्यूट लग रहे हैं। और हमारा एमसी का हालत खराब होता है ऊपर नीचे कूदने में। और व्यूअर हमारे एमसी को ऐसा करते हुए बोलते हैं ये मॉन्स्टर को मारने के जगह मॉन्स्टर ही बन गया। और एक और बंदा बोलता है आई एम द मॉन्स्टर, वो हंसने लगता है। तभी हमारे एमसी के पास एक नोटिफिकेशन आता है कि लव ने आपको गिफ्ट किया है 10 कॉइन और उसने वॉइस मैसेज भेजा होता है कि तुम काफी ज्यादा क्रेजी मैन हो। तभी हमारा एमसी सोचता है जो ये ग्लोइंग रॉक है ये कुछ और नहीं एक माना स्टोन है और जो पोपीज है वो इसे खाते हैं और ये उन पिकाचू का फेवरेट मील है। इसके बाद हमें माना स्टोन के बारे में बताया जाता है कि इसे एनर्जी सोर्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है मैजिक इंजीनियरिंग में और मैजिक के आइटम को भी क्रिएट करने में। और जो ये पिकाचू वो एक स्पेशल रिचुअल परफॉर्म करते हैं जब उन्हें एक अचानक से एकदम स्पेशल मील मिल जाता है और उन्हें ये रिचुअल करने में काफी मजा आता है जब वो एक माना स्टोन के पास रहते हैं। और वो काफी ज्यादा शार्प नेचर के होते हैं तो वो अपने फुट के चारों तरफ घूमते रहते हैं और दूसरों पे ध्यान नहीं देते। और वो जब इसके चारों तरफ घूमते हैं तो उनके आसपास अगर कुछ होता है तो वो काफी खतरनाक बन जाते हैं, इसलिए बहुत सारे पीपल को कुछ समझ में नहीं आता और उनसे दूर रहते हैं। और हमारा एमसी मुस्कुराते हुए बोलता है ये लोग मुझे इनवाइट कर रहे हैं इनके मील को ज्वाइन करने के लिए तो मैं इन्हें निराश कैसे कर सकता हूँ। और अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि मैं इनके इमोशन को भी फील कर पा रहा हूँ और ये लोग सच में काफी ज्यादा खुश हैं। और हमारे एमसी को दिखाया जाता वो पूरा पसीना पसीना हो रहा होता है, उसके गाल से एक बूंद गिर जाता है पसीने का। और ये आवाज सुन के उन पिकाचू का ध्यान हमारे एमसी की ओर चला जाता है और वो उसे घूरने लगते हैं। और वो पिकाचू अपना जबड़ा खोल लेता है जिसे देख के हमें समझ में आ जाता है कि ये पिकाचू काफी खतरनाक मॉन्स्टर है। और हमारा एमसी उन्हें देख के काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो पिकाचू जंप करते हैं मगर हमारा एमसी कुछ देख के हैरान हो जाता है कि वो पिकाचू उस पर अटैक नहीं कर रहे थे बल्कि उस पत्थर को खाने के लिए आगे बढ़े थे और उस पत्थर को चिबाने लगते हैं। और ये देख के हमारा एमसी सोचता है क्या मुझे भी स्टोन को खाना होगा और ये ऐसा इसलिए सोचता है क्योंकि वो उसको मिमिक कर रहा था, अगर नहीं करेगा तो वो मारा जाएगा। और हमारा एमसी उस माना स्टोन को छूता और काफी घबराते हुए सोचता है कि मुझे इस पत्थर को खाना होगा वरना मुझे मरना होगा। और इसके बाद हमारा एमसी उस पत्थर को जल्दी जल्दी खाने लगता है और वो सोचता है ये स्टोन इतना भी कड़ा नहीं है, ये मेरे मुंह में जाके मेल्ट हो जा रहा है किसी चॉकलेट की तरह और ये सच में अच्छा है और मैं अपनी पूरी बॉडी में एनर्जी फील कर पा रहा हूँ। और हमें दिखाया जाता है कि हमारे एमसी उन पिकाचू के साथ मिलकर उस पत्थर को आधा खा चुका होता है मगर तभी हमारे एमसी की बॉडी चमकने लगती है जो देख के व्यूअर बोलते हैं इसकी बॉडी तो अंधेरे में काफी चमक रही है, ये तो टैलेंटेड बंदा लगता है। और जितने भी पिकाचू रहते हैं वो हमारे एमसी के चारों ओर घूमने लगते हैं। ये देख के वो बंदे लोग बोलते हैं कि इसको तो अटैक करना चाहिए था हमारे एमसी पर मगर ये तो इसके चारों तरफ घूम रहे हैं। तभी वो सारे पिकाचू जंप करते हैं और हमारे एमसी के कंधे पे आके बैठ जाते हैं और उसे प्यार करने लगते हैं। और जो व्यूअर रहते हैं वो सोचते हैं यहाँ चल के आ रहा है, मेरे पास काफी ज्यादा सवाल हैं। तभी नोटिफिकेशन आ जाता है हमारे एमसी के सामने जहाँ लिखा होता है कि तुमने क्लियर कर लिया, तुम्हारा सेकंड फ्लोर अनलॉक हो गया है। जो देख के हमारा एमसी हंसने लगता है और बाकी सभी पिकाचू भी उसको प्यार कर रहे होते हैं और वो चिल्लाता है बोलता आखिरकार मैंने कर ही लिया। मगर तभी हमारा एमसी जमीन में गिर जाता और हमें एक स्क्रीन पे हमारे एमसी को दिखाया जाता है जहाँ एक बंदा बोल रहा होता है मैं बिलीव नहीं कर सकता इस बंदे ने इसे क्लियर कर लिया, वो भी इस तरह। तभी सीन चेंज हो जाता और हम पिकाचू को दिखाया जाता जो हमारे एमसी के ऊपर चढ़े होते हैं और हमारा एमसी चिल्लाते हुए होश में आ जाता है और वो बोलता है कि मेरे साथ अभी क्या हुआ, मैंने इस टेस्ट को पास कर लिया क्या। और तभी हमें उन पिकाचू को दिखाया जाता जो हमारे एमसी को काफी प्यार से देख रहे होते हैं जो देख के हमारा एमसी भी हैरान होता है और वो बोलता है क्या तुम्हें मुझे डर नहीं लग रहा है। फिर वो जो पिकाचू रहते हैं वो खुश होकर अपना नाम चिल्लाने लगते हैं और ये देख के हमारा एमसी भी उन्हें एक्सेप्ट कर लेता और उन्हें प्यार करते हुए बोलता है तुम लोगों का काफी शुक्रिया। और जितने भी व्यूअर रहते हो हमारे एमसी का तारीफ कर रहे होते हैं। ये देख के हमारा एमसी थोड़ा शेक करने लगता है और इसके बाद हमारा एमसी खांसते हुए खड़ा होता है और उन लोगों को बोलता आप लोग का स्वागत है मेरे स्ट्रीम में। मगर हमारा एमसी देखता है कि मैसेज बहुत जल्दी जल्दी रिफ्रेश हो रहे होते हैं। ये देख के वो सोचता है मेरे स्ट्रीम को कितने लोग देख रहे होते हैं और वो चेक करने चाहता है। तो हमें दिखता है कि इसको जो व्यूअर है
127 है, फॉलोवर 58 और कॉइन 258। और अपने इतने सारे व्यूवर देख के हमारा एमसी काफी हैरान हो जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है क्या मुझे 127 व्यूवर देख रहे हैं। और वो खुश होते हुए बोलता है कि मैं काफी ज्यादा लकी हूँ और अपने व्यूवर से बोलता है मैं कभी नहीं उठ पाता अगर मेरे पास तुम्हारे जैसे ऑसम व्यूवर नहीं होते। तो ये सुन के उसका एक व्यूवर बोलता है अगर हमने तुम्हें कॉइन भेजा तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम तुम्हें पसंद करते हैं। इसके बाद हमारा एमसी उनको बताता है कि मैं जानता हूँ जो ग्लोइंग रॉक थे वो एक माना स्टोन है और मैं जानता हूँ कि जो पिकाचू उन रॉक को खाते हैं उनका वो फेवरेट खाना है। तभी उसके व्यूवर बोलने लगते हैं हमें इसकी बात सुनना चाहिए, ये बता रहा है कि इसने ये सब कैसे किया। मगर हमारा एमसी जानता है कि अगर वो इन्हें बताए किसी पिकाचू के बारे में पहले से ही मालूम था तो वो लोग बिलीव नहीं करेंगे। तो इसलिए वो उन्हें बोलता है कि मेरे पास कुछ भी स्पेशल नहीं था मगर मैं जानता था कि अगर मैं उनसे लड़ाई करूंगा तो मैं मारा जाऊंगा, इसलिए मैंने उन्हें अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया। और जो ट्रायल था इसमें बोला गया था कि उन लोगों को एलिमिनेट करो ना ही कि उन्हें मार डालो। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इनके साथ अलायंस बना लेता हूँ और अगर मुझे उन्हें अपना फ्रेंड बनाना था तो मुझे उन्हें समझना जरूरी था और इसी वजह से मैं उनके जैसे एक्टिंग कर रहा था और अब देखो वो मेरे दोस्त बन चुके हैं। ये सुनने के बाद बहुत सारे लोग हमारे एमसी की तारीफ करते हैं और थोड़ा बहुत यकीन भी कर लेते हैं मगर हमारा एमसी जानता है कि वो लोग इतने से बात पे कन्विंस नहीं होंगे। तो अब वो ये करेगा कि वो प्रिटेंड करेगा कि उसे रिवॉर्ड के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है ताकि उन्हें लगे कि मैं एक नॉर्मल न्यूबी हूँ। और वो अपने व्यूवर से बोलता है कि ठीक है चलो अब मुझे सेकंड फ्लोर पर जाना चाहिए। मगर तभी जो उसके व्यूवर रहता है वो बोलता है तुम किसी चीज के बारे में भूल रहे हो। और एक और व्यूवर बोलता है कि ये ऐसा इसलिए क्योंकि अब ये पहले फ्लोर पर है, तुम्हें हर एक फ्लोर पार करने पर कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिलेगा तो तुम्हें अपने सेटिंग विंडो को ऑन करके देखना चाहिए। और हमारा एमसी ऐसा दिखा रहा होता है कि उसको रिवॉर्ड के बारे में कुछ नहीं मालूम और वो बोलता है क्या एक रिवॉर्ड। मगर तभी हमारा एमसी उस रिवॉर्ड को अपने सामने ले आता है जो देख के उसके व्यूवर बोलते हैं इस बंदे ने एक बार में ही इस रिवॉर्ड को खोज लिया। और इसके बाद हमारा एमसी उस बॉक्स को खोल देता है जहाँ एक पत्थर और नेम चेंज कार्ड और कुछ कॉइन होते हैं और वो उस पत्थर को देखते हुए सोचता है ये रिवॉर्ड तो बिल्कुल अलग है वीडियो के हिसाब से क्योंकि ये तो एक पत्थर है लेकिन वीडियो में मुझे एक स्वॉर्ड मिली थी। और वो उस पत्थर को चेक करने लगता मगर तभी जो उसके पिकाचू रहते हैं वो उस पत्थर को खाने के लिए कूदने लगते हैं और हमारा एमसी ने रोकता है, बोलता है तुम इन्हें नहीं खा सकते रुक जाओ। और उसके व्यूवर भी बोलने लगते हैं लगता है तुम्हें कुछ पिकाचू के फूड मिल चुके हैं। और हमारा एमसी इस पत्थर को देखते हुए बोलता है ये जरूर से एक माना स्टोन है और मैं बिलीव नहीं कर सकता कि ये स्टोन मुझे फर्स्ट फ्लोर पर ही मिल गया। और वो सोचता है कि जितने भी माना स्टोन है वो ब्राइट ब्लू कलर के होते हैं मगर ये अलग है, ये व्हाइट कलर का है। और जितने भी व्यूवर है उनको भी इसके बारे में नहीं मालूम है। और जितने भी माना स्टोन है वो 10th फ्लोर के मार्केट में बिकता है, वो भी पूरे 5000 कॉइन में। मैं इसे पिकाचू को खिला नहीं सकता। और वो अपने पिकाचू से बोलता है मुझे माफ करना, अगली बार मैं तुम्हें इससे भी अच्छी चीज ला के दूंगा। ये सुन के वो जो पिकाचू रहते हैं वो उदास हो जाते हैं और उसके व्यूअर इसको बताते हैं कि तुम्हें अपना आइटम इंफॉर्मेशन चेक करना चाहिए। ये सुन के हमारा हमसे बोलता है क्या आइटम इंफॉर्मेशन। और इसके व्यूअर बोलने लगते हैं हाँ तुमने सही कहा। और एक और बंदा बोलता है कि एडमिन ने कहा है कि तुम्हें चेक करना चाहिए इंफॉर्मेशन सभी आइटम का और इंफॉर्मेशन अगर नहीं रहा उस आइटम का तो आइटम यूजलेस है। तभी वो एक कार्ड का इंफॉर्मेशन देखता है जहाँ बताया जाता है ये एक नेम चेंज वॉचर है और इसको जो तुम इस्तेमाल करोगे तो तुम इससे अपना यूजर नेम चेंज कर सकते हो एक बार। और उस कार्ड को देखने के बाद उसके व्यूअर बोलते हैं इस बंदे को ये कार्ड फर्स्ट फ्लोर पर ही मिल गया। जितने भी स्टीमर वो अपने नाम को यूज नहीं करते, वो रियल नेम नहीं यूज करते, इसलिए शायद इसे मिल चुका है। और हमारा एमसी उस कार्ड को अपने पॉकेट में रखता है, बोलता है ये अभी मेरे किसी भी काम का नहीं है, मैं जरूर से इसका इस्तेमाल फ्यूचर में करूंगा, अभी मुझे इसे साइड में रख देना चाहिए क्योंकि इसका इस्तेमाल मैं 5th फ्लोर पे करने वाला हूँ। मगर काफी सारे व्यूअर हमारे एमसी का मजाक उड़ाने लगते हुए बोलते हैं इसको इसका वैल्यू नहीं मालूम, ये अपना नाम क्यों नहीं चेंज कर रहा है। मगर जो लव रहता है वो बोलता है तुम लोग बेवकूफ हो, अभी इसके पास कोई रीजन नहीं है अपना नाम चेंज करने के लिए। तभी वो गिफ्ट बॉक्स में से अपना कॉइन निकालते हुए बोलता है देखो तो ये काफी सारे कॉइन है। जो देख के जो उसके व्यूअर रहते हैं बोलते हैं इसमें कोई भी स्पेशल नहीं है, सबको इतना ही कॉइन मिलता है। इसके बाद हमारा एमसी हंसते हुए अपने व्यूअर का बोलता है चलो ठीक है यहाँ का काम हो गया तो अब हमें सेकंड फ्लोर पर जाना चाहिए, है ना मेरे प्यारे व्यूअर्स। इसके बाद वो सेकंड फ्लोर के पोर्टल की ओर बढ़ने लगता है। तभी जो हमारे एमसी के पिकाचू रहते हैं वो साइड में जाने लगते हैं उस पोर्टल के अपोजिट डायरेक्शन में। जो देख के हमारा एमसी उन्हें रोकने की कोशिश करता है और वो बोलता है गाइस तुम लोग कहाँ जा रहे हो, गलत रास्ता है। तभी हमारा एमसी अपने व्यूअर से पूछता है क्या तुमने से किसी को मालूम है कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। तभी उसके व्यूअर से बोलते हैं कि हमें नहीं
नहीं मालूम, तुम्हें उनका पीछा करके देखना चाहिए कि वो कहाँ जा रहे हैं। तब हमारा एमसी उनका पीछा करते हुए एक वॉल के पास आ जाता है जहाँ वो पिकाचू कूदने लगते हैं इधर उधर, मगर तभी वो पिकाचू रुक जाते हैं और अपना बड़ा सा जबड़ा खोलते हैं और उस दीवार को चीर डालते हैं। तब हमारा एमसी उन्हें देखते हुए बोलता है, क्या हुआ, इन्होंने कुछ क्या फाइंड कर लिया, क्या फिर से इन्होंने कोई माना स्टोन फाइंड किया है। और इसके बाद वो पिकाचू अंदर से हमारे एमसी को बुलाते हैं, जो देख के हमारा एमसी बोलता है, मुझे ऐसा लगता है कि ये मुझे बुला रहे हैं। और हमारे एमसी उस होल के अंदर जाते हुए अपने व्यूअर से बोलता है, मेरे प्यारे व्यूअर, मैं अपने पिकाचू के पीछे जा रहा हूँ। मगर जो उसके व्यूअर रहते हैं वो उसे मना कर रहे होते हैं उस होल के अंदर जाने के लिए, और हमारे एमसी को काफी मुश्किल हो रहा होता है उस होल से आगे बढ़ने में। वो बोलता है, ये काफी ज्यादा छोटा है, जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा। और जो उसके व्यूअर रहते हैं वो बोलते हैं, इसे देखना काफी ज्यादा दर्दनाक है, इसे काफी चोट लग रही है। तो हमारा एमसी अपने व्यूअर का बोलता है, तुम टेंशन ना लो, मैं काफी ज्यादा ठीक हूँ। और हमारा एमसी अपने मन में सोचता है, ये सच में नहीं दुख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रॉक मेरी बॉडी को मसाज दे रहे हैं। और उसके व्यूअर उसको बोलते हैं, तुम कब तक इस तरीके से स्लो स्लो आगे बढ़ने वाला हो, थोड़ा जल्दी जल्दी बढ़ो, अगर ये इतना ही दुख रहा है तो तुम वापस चले जाओ। तो हमारा एमसी बोलता है, ठीक है मैं ट्राई करता हूँ और तेज जाने की। और वो व्यूअर हमारे एमसी को वैसे आगे बढ़ते हुए देखते हुए काफी ज्यादा मजाक उड़ा रहे होते हैं, मगर हमारा एमसी कुछ देख के काफी ज्यादा घबरा जाता, चिल्लाने लगता है। वो घबराते हुए बोलता है, मैं ऐसा चमक क्यों रहा हूँ। और उसके व्यूअर इसका मजाक उड़ाते हुए बोलते हैं, ये अपना नाम बदल के ग्लो मैन क्यों नहीं कर लेता। और बहुत सारे व्यूअर बोलने लगते हैं, अपना नाम चेंज करो, और हंसने लगते हैं। इसके बाद हमारा एमसी याद करता है कि ये तो वही फीलिंग है जब मैंने माना स्टोन को खाया था, तब मुझे हुआ था। और उसी वक्त जो पिकाचू थे वो भी ग्लो करने लगे थे, क्योंकि उन्होंने भी माना स्टोन खाया था। क्या ये इस तरीके से काम करता है? लेकिन अभी मेरे पास ये सब सोचने का टाइम नहीं है, मुझे जल्द से जल्द आगे बढ़ना होगा और इस जगह से निकलना होगा। और जो उसके व्यूअर रहता है वो बोलता है, ये तो वही पावर है और इसे काफी ज्यादा मिलती जुलती। और एक और बंदा बोलता है, नहीं, इस बंदे को नहीं मालूम है कि ये किसकी पावर है। तभी हमारा एमसी अपने मन में हंसते हुए सोचता है, मैं जानता हूँ ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं और ये पावर किसी और की नहीं, नाइट की है। और इसके बाद हमारा एमसी हमें बताता है कि जो 5th फ्लोर है वो एक ऐसा फ्लोर है जहाँ तुम अपने पाथ को डिसाइड कर सकते हैं कि तुम क्या बनना चाहते हो। तुम्हारे पास 3 क्लास होती है, जिसमें से एक नाइट भी होता है जो अपने फिजिकल पावर का इस्तेमाल करता है और कॉम्बैट स्किल, और एक होता है सॉर्सरर जो अपने स्पेल और मैजिक का इस्तेमाल करके एनिमी को हराता है, और आखिर में होता है मैजिक इंजीनियर जो हर एक सिचुएशन में काम आता है। और इन तीनों क्लास के अलावा भी कुछ नॉन कॉम्बैट क्लास होते हैं और कुछ स्पेशल क्लास, मगर जो लोग है वो इन क्लास को नहीं चुनते क्योंकि ये ज्यादा मदद नहीं करता है ट्रायर को क्लियर करने में। और जो एनर्जी अभी मेरे बॉडी से निकल रही है वो बिल्कुल सेम है पावर ऑफ नाइट के ऑरा से, जो वो अपने बॉडी में इस्तेमाल करता है। तभी हमें दिखता है कि जो पिकाचू रहते हैं वो किसी नेकलेस को घेर के बैठे होते हैं और हमारे एमसी भी उससे निकल जाता है। और हमारे एमसी के व्यूअर हमारे एमसी से बोल रहे थे, देखो उस ग्राउंड पे कुछ पड़ा है, तुम जल्दी जाओ उसे उठा लो। तब हमारा एमसी उस चीज को देख के बोलता है, ये क्या है। और उस चमकदार नेकलेस को देख के वो बोलता है, ये तो एक नेकलेस है, और उसे उठाता है और वो बोलता है, ये तो किसी आइटम की जैसे दिख रहा है। ये देखने के बाद उसके व्यूअर बोलते हैं, सारा काम पिकाचू कर रहा है और सारा बेनिफिट ये बंदा उठा रहा है। उसमें से एक और बंदा बोलता है, मगर ये नेकलेस तो काफी ज्यादा फेमिलियर दिख रहा है। और वो पिकाचू खुद के उस नेकलेस को मांग रहे होते हैं, मगर हमारा एमसी उन्हें मना कर देता है, नहीं ये तुम्हारे लिए नहीं है। और जब हमारा एमसी इस नेकलेस को काफी गौर से देखता है तो उसका स्टेटस विंडो खुल जाता है और हमें बताया जाता है कि ये काफी ज्यादा रेयर नेकलेस है। और ऐसा उसमें लिखा होता है कि कोई बंदा अगर इस नेकलेस को पहनता है तो उसका जो लक है वो बढ़ जाता है और वो बंदा एक बार मर के भी जिंदा हो सकता है। ये देख के उसके व्यूअर भड़कने लगते हैं, वो बोलते हैं, ये सच सही नहीं हो रहा है, उसको इतना ज्यादा लकी नेकलेस फर्स्ट फ्लोर पे कैसे मिल गया, मैंने तो सोचा था वो वाचर ही मिल गया तो उसके लिए काफी है, मगर अब ये नेकलेस, ये हमारे साथ गलत हो रहा है, अपने आप को तुम एक्सप्लेन करो। और उस नेकलेस को पाके हमारा एमसी भी काफी शॉक होता है, वो बोलता है, ये तो सच में काफी ज्यादा वैल्यूएबल लग रहा है। और उसका जो व्यूअर रहता है वो बोलता है, ये तो ये भी नहीं जानता कि ये आइटम इतना वैल्यूएबल क्यों है। और वो एक और बंदा बोलता है, मैं इसे काफी ज्यादा जेलस हूँ। और एक बंदा बोलता है, क्या मैं इसे पीट सकता हूँ सिर्फ एक बार। इसके बाद हमारा एमसी हमें बताता है कि मैंने इस नेकलेस का इस्तेमाल 15 फ्लोर पे किया था ताकि मैं उस फ्लोर को सर्वाइव कर सकूं, और ये नेकलेस सिर्फ 10 फ्लोर के बाद ही मिलता है, मगर ये नेकलेस मुझे फर्स्ट फ्लोर पे ही मिल गया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया पिकाचू। और वो परेशान होते हुए बोलता है, मगर दिक्कत ये है कि मुझे ये कुछ ज्यादा ही जल्दी मिल गया है। तब अचानक से ही जो लव रहता है वो हमारे एमसी को 10 कॉइन गिफ्ट करता और एक वॉइस मैसेज में बोलता है कि जल्द से जल्द इसे पहनो। और लव को स्ट्रीम में देख के जो व्यूअर रहता है वो बोलने लगते हैं, देखो बिग शॉट आ चुके हैं
और बाकी सभी लोग भी बोलते हैं हम लोग भी इन्हें जानते हैं, ये लोग न्यूबी के स्ट्रीम में जाते हैं। तभी हमारा एमसी उस नेकलेस को पहनने लगता है और वो बोलता है काफी अच्छा, सभी लोग डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं, तुम्हारा शुक्रिया लव। और हमारा एमसी हमें बताता है कि मुझे इस नेकलेस को अपने शर्ट के अंदर कर लेना चाहिए ताकि बाकी के व्यूअर इसे ना देख पाए। इसके बाद हमारा एमसी वापस जाते हुए अपने व्यूअर का बोलता है चलो ठीक है मेरे प्यारे व्यूअर, मैं वापस जा रहा हूँ पोर्टल में। ये सुनने के बाद उसके व्यूअर बोलते हैं हाँ यही तो मैं चाहता हूँ, और भी बंदे बोलने लगते हैं ये बंदा काफी होशियार, इसने टॉपिक को बदल दिया, और हंसने लगता है। तभी हमारा एमसी उस पोर्टल के पास पहुंच जाता है और उस पोर्टल को देखता है और वो अपने पिकाचू से पूछता है क्या सच में तुम लोग मेरे साथ चलना चाहते हो, तो वो भी खुश हो जाते हैं और हमारा एमसी भी खुश होते हुए बोलता है हाँ ठीक है मैं तुम्हें पीछे नहीं छोड़ सकता, इसलिए हम सब साथ में जाएंगे। और ये सब देखने के बाद उसे कुछ व्यूअर काफी ज्यादा एंशियस हो रहे होते हैं और कई सारे उससे जल भी रहे होते हैं कि इसे इतना कुछ कैसे मिल गया। और इसके बाद हमारा एमसी इस पोर्टल को देखते हुए बोलता है और लो ये हम चलें, और इसके बाद वो लोग इस पोर्टल में चले जाते हैं। और इसके बाद हमारे एमसी इस पोर्टल की दूसरी तरफ निकलता है सेकंड फ्लोर पर, और काफी ज्यादा तेज हवाएं चलने लगती हैं जब वो लोग बाहर आते हैं। और इसके बाद हमारा एमसी ऊपर देखते हुए बोलता है ये तो वही है, और हमें दिखाया जाता है उस बड़े से टावर को जिसके सामने हमारा एमसी और इसकी पलटन रहती है। इसके बाद हमारा एमसी अपने आसपास देखने लगता है और बोलता है मुझे आसपास को पहले देख लेना चाहिए। और तभी वो एक दीवार को देखता है जहाँ कुछ लिखा हुआ होता है, और जब उसे टच करता है तो उसके बारे में दिख जाता है और वहाँ लिखा होता है कि तुम्हें उनका खून को नहीं भूलना चाहिए, उन हीरोज का जो तुम्हारे लिए लड़े हैं। हमारा एमसी हंसते हुए बोलता है ये तो काफी ज्यादा क्रीपी है, मुझे ऐसा लगता है वो मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो उसके व्यूअर रहते हैं वो बोलते तुम तो इसे को देख के थोड़ा घबरा गए, इससे भी ज्यादा खतरनाक बातें लिखी हुई है। एक और बंदा बोलता है हाँ तुमने सही कहा, और एक बंदा बोलता है अपने पीछे देखो। तो हमारा एमसी अपने पीछे देखते हुए बोलता है क्या वो वाला, और वहाँ लिखा होता है कि तुम चाहे कितना भी इफर्ट कर लो सब इफर्ट एक बराबर नहीं होता। और वो पढ़ने के बाद हमारा एमसी सैड होते हुए बोलता है मैं मानता हूँ कि हर इफर्ट एक बराबर नहीं होता, और वो हमें बताता है कि मैं एक चांदी के चम्मच को अपने मुंह में लिए नहीं पैदा हुआ था, इनफैक्ट मैं तो इसका अपोजिट था, मगर कोई भी इफर्ट ज्यादा बेहतर होता है कुछ ना करने से। और हमारा एमसी वापस से मोटिवेट हो जाता है। तभी उसके पास उसका सिस्टम पॉपअप हो जाता है जहाँ बताया जाता है आपका ट्रायल वापस से 10 मिनट में स्टार्ट हो जाएगा, आपको सरवाइव करना होगा पूरे 30 मिनट तक मॉन्स्टर के सामने। और वो नोटिफिकेशन देखने के बाद हमारा एमसी बोलता है सिर्फ 10 मिनट, मेरे पास टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए, मुझे जल्द से जल्द तैयारी करना होगा। और वो थोड़ा खुश होते हुए बोलता है मुझे लगता है ट्रायल थोड़ी देर में स्टार्ट होने वाला है, इससे पहले मैं शॉप को चेक कर लेता हूँ, और अपने शॉप को चेक करने लगता है। तभी इसका व्यूअर बोलता है अगर उसमें से एक रेड बियर निकला तो वो तुम्हें मार डालेगा और तुम्हारे नेकलेस को भी तोड़ देगा, काफी मजाक की बात है ना। इसके बाद हमारा एमसी सोचने लगता है मैं हाईएस्ट डिफिकल्टी लेवल पे हूँ, अगर मैं अनलकी रहा तो मेरे सामने एक रेड बियर आएगा, और मैं लकी हुआ तो मेरे सामने 2 फेस वाला सी सरपेंट आ जाएगा। इसके बाद हमें रेड बियर के बारे में बताया जाता है कि वो एक फ्लेमिंग बियर है जो अपने मुंह से काफी खतरनाक फ्लेम निकालता है। अगर वो बियर मेरे सामने आ गया तो मुझे जल्द से जल्द अपना आर्मर खरीद लेना चाहिए और उसे होल्ड करने की कोशिश करना चाहिए 30 मिनट तक, नहीं तो मैं खत्म हो जाऊंगा। और इसके बाद हमें सी सरपेंट के बारे में बताया जाता है। दूसरी तरफ जो सी सरपेंट है वो काफी ज्यादा पावरफुल क्रिएचर है, मगर वो पानी के अंदर नहीं है तो वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा, मुझे बस उसके टेल के अटैक से बचना होगा जब वो मुझे मारने की कोशिश करेगा अपने टेल से। और अगर मेरे सामने सी सरपेंट आ गया तो मैं कोई वेपन खरीद लूंगा और उसे मार डालूंगा, बस यही है मेरा प्लान। लेकिन कुछ अनएक्सपेक्टेड भी हो सकता है जैसे फर्स्ट फ्लोर पे हुआ था, और सेकंड फ्लोर के कुछ अपने ही सरप्राइज भी हो सकते हैं। इसके बाद वो शांत होने की कोशिश करता है और वो बोलता है मुझे शांत हो जाना चाहिए क्योंकि ट्रायल को ऐसा नहीं बनाया गया होगा कि काफी ज्यादा इम्पॉसिबल हो जाए लोग को क्लियर करना। तभी वो सोचता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे उनमें से कोई भी आ जाए, और इसके जो ट्रायल का टाइम रहता है वो स्टार्ट हो जाता है और उसके सामने एक छोटा सा पोर्टल खुलने लगता है। और उस पोर्टल को देख के हमारा एमसी सोचता है ये पोर्टल तो काफी छोटा है, मुझे लगता है सी सरपेंट आ रहा है, मगर अचानक से वो पोर्टल बड़ा होने लगता है जिसे देख के हमारा हमसे बोलता है नहीं ये बड़ा हो रहा है, मुझे लगता है रेड बियर आएगा। और इस पोर्टल को देख के उसके व्यूअर भी बोलने लगते हैं हाँ लगता है रेड बियर आने वाला है, तुम्हें कुछ आर्मर खरीद लेना चाहिए। तब इस पोर्टल में अचानक से कुछ गड़बड़ी हो जाता है जिसे देख के हमारा एमसी और इसके पिकाचू भी घबरा जाते हैं क्योंकि वो पोर्टल कुछ ज्यादा ही बड़ा हो चुका था। तुम देख ही सकते हो हमारा एमसी उस पोर्टल के सामने कितना छोटा लग रहा है, और हमारा एमसी घबराते हुए बोलता है ये पोर्टल तो कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया।
और वो किसी चीज को देख के घबराते हुए बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इस पोर्टल में से एक बहुत बड़ा पैर निकलता और जमीन पर रखते ही उसको चीर देता है। और इसके बाद हमें उस कछुए जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो काफी तेज दहाड़ लगा रहा होता है और उसके सामने हमारा एमसी कीड़े के बराबर लग रहा होता है। और हमारा एमसी उसे देखते हुए बोलता है कि ये तो एक ड्रैगन टर्टल है। और उसके व्यूवर ये सब देखने के बाद बोलते हैं कि ये अभी क्यों अपेयर हो रहा है, शायद से उस नेकलेस को मिला है फर्स्ट फ्लोर पे, इस वजह से सब कुछ परफेक्टली बैलेंस हो चुका है। ये चीटर चीटिंग करने की कोशिश कर रहा था। हमारा एमसी टेंशन में आते हुए बोलता है मैं जानता था कि जो चीजें हैं वो इतनी स्मूथली नहीं निकलेंगी जैसा मैंने सोचा था। ठीक है मेरे पास 292 कॉइन है, अभी मैं इससे क्या खरीद सकता हूँ। और जो उसके व्यूवर रहते हैं वो बोलते हैं तो ये है हार्ड डिफिकल्टी लेवल, तुम तो अपने घर जाने वाले हो बच्चे। और एक और बंदा बोलता है तुम जाके अपने एडमिन से बोल दो कि तुमने एक गलत चॉइस चुनी है। और वो ये सब बोल बोल के हमारे एमसी का मजाक उड़ा रहे होते हैं। तभी हमारा एमसी एक एक्स को चुन लेता है और जब हमारा एमसी उस एक्स को अपने हाथ में पकड़ता है तो उस एक्स के बारे में बताया जाता है कि इस एक्स का नाम है लेजेंड हैंड एक्स और ये एक्स एक रेयर रैंक का आइटम है। और ये देख के उसके जो व्यूवर रहते हैं तुम पागल हो चुके हो, तुमने एक वेपन क्यों खरीदा, क्या तुम प्लान कर रहे हो इसे मारने का, तुम इसे नहीं मार सकते, तुम्हें ऐसे नहीं बाय करना चाहिए था और यहाँ से भागना चाहिए था। इसके बाद हमारा एमसी अपना पोजीशन ले लेता है और वह बोलता है मुझे याद है इस वीडियो की वजह से कि यहाँ पॉसिबल है एक हिडन रिवॉर्ड मिलने का अगर तुम इस ट्रायल के रिक्वायरमेंट के बियॉन्ड चले जाते हो तब। और वो मॉन्स्टर हमारे एमसी को देख के काफी गुस्से में लग रहा होता है। इसके बाद हमारा एमसी इस मॉन्स्टर की ओर बढ़ जाता है और वो बोलता है लो मैं चला। और जितने भी व्यूवर रहते हैं वो काफी कंफ्यूज होते हैं और वो मॉन्स्टर हमारे एमसी के ऊपर पैर रखने वाला होता है मगर हमारा एमसी वहां से डॉज कर लेता है। मगर जो व्यूवर रहते हैं उनको ऐसा लग रहा होता है कि हमारा एमसी वहां मारा गया। मगर तभी वहां से धूल हटता और हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो अपने कुल्हाड़ी के सहारे लटका होता है। और हमें छोटे से स्क्रीन के द्वारा दिखाया जाता है कि हमारा एमसी कितना छोटा उस मॉन्स्टर के सामने। इसके बाद हमारा एमसी बोलता है कि मुझे इसके पीछे जाना होगा मगर मैं एक जंप में इसके पीठ पे नहीं जा पाऊंगा और ये बताना भी काफी मुश्किल होगा कि उस मानस्टोन ने मेरी बॉडी को कितना ज्यादा एबिलिटी बूस्ट किया होगा। और तभी वो मॉन्स्टर हमारे एमसी की ओर गुस्से में देखता है और हमारा एमसी इसको देख के सोचता है ये काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा है और जिस तरीके से ये सांस ले रहा है ये काफी खतरनाक भी दिख रहा है। और तभी वो मॉन्स्टर अपने मुंह से एटॉमिक ब्रेथ अटैक करता है जिसे हमारा एमसी काफी आसानी से डॉज कर लेता है। और ये देख के जितने भी व्यूअर रहते हैं वो काफी हैरान होते हैं और वो बोलते हैं कि इसने ऐसे कैसे डॉज किया, ये बंदा कैसे डॉज कर सकता है इतनी खतरनाक अटैक को। इसके बाद हमारा एमसी सोचता है कि मैं अगर रेड बेयर के सामने लड़ता तो मैं हर समय उसे डॉज करता मगर मुझे पहले ही इस ड्रैगन टर्टल के पैटर्न के बारे में मालूम है, मैं इसे मार सकता हूँ, हिडन रिवॉर्ड में आ रहा हूँ। और वो मुस्कुराता है और हमारे एमसी को हंसते हुए देखते हुए उस मॉन्स्टर को काफी गुस्सा आ रहा होता है। तभी हमारा एमसी डैश स्किल का इस्तेमाल करके उसके पैरों के बीच में कट लगाते हुए आगे बढ़ता है और वो बोलता है मुझे जल्द से जल्द इसके टांग को काटना होगा। और तभी वो अपने हथियार को काफी कस के पकड़ लेता और काफी तगड़ा स्विंग लगाता है जिससे उस मॉन्स्टर के पैर कट जाता है और वो मॉन्स्टर काफी दर्द में चिल्लाता है। और तभी वो मॉन्स्टर उस पर अटैक करता है मगर वो डॉज कर लेता और वो बोलता है मैं तुमसे हिट नहीं खाऊंगा क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम कहाँ से अटैक करने वाले हो। तभी वो ड्रैगन टाटर जमीन में गिर जाता है और हमारा एमसी बोलता है वो जरूर सोच रहा होगा कि मुझे कैच कैसे किया जाए। तभी जो ड्रैगन टर्टल रहता है वो अपने शेल के अंदर चला जाता अपने आप को हील करने के लिए। और जो व्यूअर रहता है वो बोलते हैं वो अपने शेल में चला गया अपने आप को हील करने के लिए। और यही वजह है जिसकी वजह से जो ड्रैगन टर्टल उसको मारना काफी ज्यादा मुश्किल है। और जब ये टर्टल अपने शेल के अंदर चला जाता है अपने आप को हील करने के लिए तो जो इस पर अटैक कर रहे होते हैं वो कुछ भी नहीं कर पाते सिवाय देखने के। और इसके बाद कई सारे लोग और स्ट्रीम में एंटर कर देते हैं और हमारा एमसी उस ड्रैगन टर्टल के सामने खड़ा होता है। और जितने भी न्यू व्यूवर रहते हैं वो काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, वो सोच रहे होते हैं कि हमारा एमसी 11 फ्लोर पे पहले ही पहुंच चुका है क्योंकि जो ड्रैगन टर्टल है वो 11 फ्लोर का मॉन्स्टर है। तभी हमारा एमसी बोलता है अब मेरा चांस है और वो जंप करता है और उस मॉन्स्टर के पीठ पे चढ़ने लगता है और उसके सींग को पकड़ के उसके पीठ पे आ जाता है। और हमारा एमसी सोचता है ये काफी अच्छा हो कि उसने अपने सींग को अंदर नहीं किया वरना मैं इसके ऊपर कभी नहीं आ पाता। और जितने भी व्यूअर रहते हैं ये देख के काफी घबरा जाते हैं, वो बोलते इसे नहीं मालूम कि उसकी पीठ सेफ नहीं है। बहुत सारे लोग जो पहली बार ड्रैगन टर्टल के सामने लड़ते हैं वो सोचते हैं कि इसका जो बैक है उस पर राइड करना काफी आसान है मगर आखिर में जो उसकी पीठ पे सींग निकले हुए होते वो ब्लास्ट कर जाते हैं। जब वो सींग पूरी तरीके से लाल हो जाता
जाता है वो फट जाता है और हमारा एमसी आगे बढ़ते हुए सोचता है कि मुझे जल्द से जल्द इसका वीकेस्ट पार्ट खोजना पड़ेगा। तभी हमारे एमसी के पास नोटिफिकेशन आ जाता है लेफ्ट की तरफ से। उसने हमारे एमसी को 10 कॉइन दिया था और एक वॉइस मैसेज भी, जिसमें वो बता रहा होता है कि जो उसका सींग है वो फट जाएगा, इसलिए जल्द से जल्द वहां से उतर जाओ। और इसके बाद हमारा एमसी भागते हुए बोलता है मैंने खोज लिया वो छोटा सींग जिसपे मैं आसानी से अटैक कर सकता हूँ। और हमारा एमसी अपना एक्स लेके तैयार हो जाता है और वो सींग पर अटैक कर देता है, लगभग उसे तोड़ भी देता है। और इसके बाद वो चार्ज होते हुए बोलता है बस एक और अटैक, और वो सींग को तोड़ देता है और उसे पकड़ लेता है। और जो व्यूअर रहते हैं वो समझ नहीं पा रहे होते हैं कि हमारा एमसी करने की क्या कोशिश कर रहा है। तभी जो वो कछुआ रहता है वो हिलने लगता है और वो जाग जाता और हमारे एमसी की ओर घूमता है और उसे घूरने लगता है। और वो टर्टल बार बार अपने आप को दीवार से टकरा रहा होता है, जो देख के हमारा एमसी बोलता है ये अपने आप को दीवार से इसलिए टकरा रहा है ताकि ये मुझे अपने ऊपर से गिरा सके। तो ठीक है ये मेरा आखिरी चांस है, ये बोल के वो सींग को उसी में गड़ा देता है और अपने एक्स को उठाते हुए बोलता है प्लीज ये काम करना और ये मेरा आखिरी मूव है, बोलकर उस सींग पर अपने एक्स से मार देता और वो सींग उसमें धंस जाता है और उस टर्टल की चीखें निकल जाती हैं। और तभी वो सींग भी ब्लास्ट कर जाता है उस कछुए के ऊपर। उस कछुए का हाल काफी बुरा हो जाता है और जितने भी व्यूअर रहते हैं वो बोलते हैं क्या ये कछुआ मर गया। तभी उस धूल में से हमारा घायल एमसी निकलता है और इसके बाद हमें उस कछुए को दिखाया जाता है जो कि मारा जा चुका होता है। और हमारा एमसी उस कछुए को देखते हुए सोचता है मैंने काफी बड़ा रिस्क लिया मगर ये काम किया। और जब वो टर्टल अपने आप को दीवार से भिड़ा रहा था ताकि वो मुझे गिरा सके, तब मैंने उसके जो सींग थे उसे तोड़ लिया था और मैंने अपने माना का यूज किया उस सींग पर जो मैंने उस स्टोन को खा के पाया था। और जब वो सींग पूरी तरीके से चार्ज हो गया तब मैंने उसका इस्तेमाल किया उस कछुए के खिलाफ, मगर मैं खुद भी काफी मुश्किल से उस एक्सप्लोजन से बचा था। वो धमाका काफी खतरनाक था। और इसके बाद जब हमारा एमसी उस कछुए को देखता तो वो बोलता है मुझे जल्द से जल्द इसे पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहिए। और जब वो उसे खत्म कर देता है तो उसके पास एक नोटिफिकेशन आ जाता है और उसमें लिखा होता है कि आपका ट्रायल क्लियर हो चुका है और जो आपका थर्ड फ्लोर है वो भी अनलॉक हो गया है और आपको हिडन रिवॉर्ड भी मिला है। और ये नोटिफिकेशन देख के हमारा एमसी काफी खुश हो जाता है और वो बोलता है आखिरकार मैंने कर दिखाया, मुझे हिडन रिवॉर्ड मिल ही गया। और बहुत सारे व्यूवर हमारे एमसी से काफी खुश होते हैं और वो इतने खुश होते हैं कि हमारे एमसी को काफी सारा कॉइन गिफ्ट करते हैं। और तभी हमारे एमसी का पिकाचू काफी खुश लग रहा होता है और वो लोग कूदते कूदते हमारे एमसी को कुछ बताना चाहते हैं। तो हमारा एमसी समझ जाता है कि वो लोग क्या बोलने वाले हैं और उनसे बोलता है तुम लोग क्या चाहते हो कि इसे खाना। और हमें बताया जाता है जितने भी मॉन्स्टर हैं इस टावर में उन सबके बॉडी में माना पाया जाता है और उसके पिकाचू काफी खुश रहते हैं ये सुन के कि हमारे एमसी ने बोल दिया है कि वो लोग खा सकते हैं उस मॉन्स्टर को। और हमारा एमसी बोलता है जो जाके खा लो, तो वो लोग जाके जल्दी से उस मॉन्स्टर को खाने लगते हैं। और बाकी सारे व्यूवर काफी हैरान होते हैं ये देख के कि वो लोग हमारे एमसी का बात सुन रहे हैं। और बहुत सारे व्यूवर को तो यकीन नहीं हो रहा होता कि हमारे एमसी ने ड्रैगन टर्टल को मार डाला। और तभी अचानक से जितने भी व्यूवर होते हैं वो हमारे एमसी के खिलाफ हो जाते हैं। वो लोग बोलते हैं ये बंदा चीटिंग कर रहा है, इसने हैक लगाया है, कोई इसकी आईडी पे रिपोर्ट मारो। ये सब सुन के हमारे एमसी का दिमाग खराब हो जाता है और वो सैड हो जाता है। इसके बाद हमारा एमसी सोचने लगता अब मैं इनसे क्या कहूँ, मैं तो ये नहीं कह सकता ना कि मैं लकी हूँ, ये लोग नहीं मानेंगे। इसके बाद हमारा एमसी बोलता छोड़ो हटाओ, मुझे क्या चीज की शर्म और डर इनसे। और वो चिल्लाते हुए बोलने लगता है वो कछुआ मेरे सामने कोई बड़ी मुसीबत नहीं थी, मैंने उसे काफी आसानी से हरा दिया क्योंकि वो एक कमजोर था। ये सुनकर व्यूअर लोग काफी हैरान हो जाते हैं। वो बोलते हैं तुमने इस टर्टल को हराना इतना आसान समझा है, ये काफी ज्यादा मुसीबत है, मुझे तो तुम पर शक हो रहा है। और ऐसे ही कई सारे कमेंट आ रहे होते हैं। इसके बाद हमारा एमसी हमें बताता है जो व्यूअर उसको देखने के लिए आते हैं वो उसको भागने के लिए देखने के लिए नहीं आते, वो इसलिए आते हैं ताकि वो देख सकें कि इतने हाईएस्ट लेवल की डिफिकल्टी को मैं किस तरीके से पार करता हूँ और आगे फ्लोर पे कैसे जाता हूँ। और ये बात प्रूफ हो जाता है क्योंकि इतने सारे व्यूअर मुझे देख रहे हैं। मैं तो सिर्फ सेकंड फ्लोर पे हूँ फिर भी मुझे 200 के करीब व्यू आ रहे हैं। और हमारा एमसी एक छोटी सी मुस्कान देता है और तभी वो बोलता है चलो मैं चेक करता हूँ कि मुझे क्या क्या रिवॉर्ड मिला है। और इसको कई सारे नोटिफिकेशन आ जाते हैं रिवॉर्ड का, जैसे तुम्हें नॉर्मल रिवॉर्ड मिला और हिडन रिवॉर्ड और 100 फॉलोवर होने पर भी तुम्हें रिवॉर्ड मिला है। इतने रिवॉर्ड के नोटिफिकेशन देखने पर हमारा एमसी काफी खुश हो जाता है और हमारा एमसी बोलता है कि मैं सबसे पहले वो रिवॉर्ड खोलूंगा जो मुझे सेकंड फ्लोर ट्रायल क्लियर करने पे मिला है। तभी वो गिफ्ट बॉक्स हमारे एमसी के सामने आ जाता है जिसे हमारा एमसी खोल देता है और उसमें कुछ कुछ आइटम होते हैं और हमें 500 कॉइन के बारे में बताया जाता है जो उसमें से निकला होता है और एक और बैग जो एक डायमेंशनल बैग होता है और वो एक रेयर आइटम होता है जिसमें आप 500
500 kg कैपेसिटी तक सामान रख सकते हैं। और ये सब रिवॉर्ड देखने के बाद हमारा एमसी सोचता है जो कॉइन रिवॉर्ड है वो कुछ भी ज्यादा स्पेशल नहीं है, और जो डायमेंशनल बैग है वो टाइम टू टाइम हार्ड डिफिकल्टी लेवल में दिखते रहता है। मेरा जो रिवॉर्ड है वो कुछ ज्यादा बुरे नहीं है। और इनके बारे में जो व्यूवर थे उन्होंने भी ज्यादा कुछ नहीं बोला, और ये जरूर से एक माना स्टोन होगा। ये पिछली बार से थोड़ा अलग दिख रहा है और मुझे इसका आइटम इंफॉर्मेशन नहीं देखना चाहिए अभी। और वो माना स्टोन को अपने बैग में रखते हुए बोलता है ये माना स्टोन अभी तो मेरे किसी काम का नहीं है क्योंकि ये 10 फ्लोर के बाद काम आता है, इसलिए मैं इसे अभी रख लेता हूँ। और इन स्टोन का भी जो पावर लेवल है वो काफी अलग अलग तरीके का होता है, इसलिए मैं इसे ऐसे ही नहीं खा सकता हूँ। और वो आगे सोचता है कि मुझे जल्द से जल्द टॉपिक को बदलना होगा इनसे पहले कि ये लोग माना स्टोन के बारे में बात करना चालू कर दें। और वो जानबूझ के जोर से बोलता है कि काफी समय के बाद मुझे हिडन रिवॉर्ड आखिरकार मिल ही गया। तभी हिडन रिवॉर्ड से एक पत्थर जैसी चीज गिरती है जो हमारे एमसी के हाथ में आ जाता है, जिसे देख के हमारा एमसी बोलता है ये क्या है। तभी हमें उस पत्थर के बारे में बताया जाता है कि ये एक आइटम अपग्रेड यून है जो रैंक हीरोइक पर है। इसकी वजह से तुम किसी भी आइटम का एक लेवल बढ़ा सकते हो। और जितने भी व्यूवर रहते हैं वो बोलते हैं इसको कितना अच्छा लगे, इसे इतना अच्छा हिडन रिवॉर्ड मिला है। और हमारा एमसी उसे भी अपने बैग में रखते हुए बोलता है ये कितने अच्छे चीज है, मेरे काम का है, इसलिए मैं अभी इसे रख लेता हूँ। और इसके जो व्यूवर रहता है उसमें से एक बंदा बोलता है तुम क्या कर रहे हो, इसे इस्तेमाल करो अपने एक्स पे। तो एक और बंदा बोलता है क्या तुम बेवकूफ हो, वो 20,000 का आइटम वो अपने 2500 के एक्स पे क्यों यूज करेगा। इसमें से बहुत सारे व्यूवर काफी बेवकूफ हैं। इनमें से बहुत सारे ऐसे बंदे जो हमारे एमसी का जो सामान है उसे बर्बाद करना चाहते हैं और वो इम्पोस्टर भी हैं। तभी अचानक से हमारे एमसी के दिमाग में कुछ होने लगता है और वो बोलता है मुझे काफी अजीब सा फील हो रहा है। उसके बाद हमारा एमसी अपने आप को संभालता है बोलता है चलो ठीक है मैं दूसरे रिवॉर्ड को चेक करता हूँ। और जब वो अपने दूसरे रिवॉर्ड को चेक करता है तो उसमें उसको ऑप्शन आता है कोई चीज चूज करने का। तो उसके जो व्यूवर रहते हैं उसको सजेस्ट करते हैं। एक बंदा बोलता है हेल्थ को चूज करो, दूसरा बोलता है स्ट्रेंथ को, तीसरा एजिलिटी और चौथा बंदा बोलता है लक को चूज करो। ये सब सुनने के बाद हमारा एमसी सोचता है जो ब्लेसिंग स्किल है वो काफी अच्छा, वो हमारे एट्रीब्यूट को इंक्रीज कर देता है। और इन पांचों स्किल में से सिर्फ माना ही है जो यूजफुल है सॉर्सरर और मैजिक इंजीनियर के लिए। और इसी वजह से माना का कोई इस्तेमाल नहीं है पहले के स्टेज में, इसलिए किसी भी बंदे ने मुझे नहीं बताया इसे लेने के लिए। और वो बोलता है लेकिन मैं माना को चूज करूंगा, और वो यस बटन दबा देता है। जो देख के उसके व्यूअर बोलने लगते हैं तुम बेवकूफ हो, तुमने अपना पहला स्किल कार्ड बर्बाद कर दिया। इसके बाद हमारा एमसी हंसते हुए बोलता है मगर जो सॉर्सरर और नाइट स्किल रहता है वो पहले ही से काफी स्ट्रॉन्ग रहता है। इस पार्ट की शुरुआत में हमारा एमसी हमें बता रहा होता है कि मैजिक की जो पढ़ाई है वो काफी ज्यादा दिक्कत भरी है और उसमें काफी ज्यादा मिस्ट्रीज भी होती हैं, वो भी शुरुआत से। और इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी भी मेहनत से पढ़ाई कर लो, इसका जो इस्तेमाल है वो काफी लिमिटेड है। और इसी वजह से जितने भी पीपल है वो काफी ज्यादा रिग्रेट करने लगते हैं इस क्लास को चुनने के बाद। और इसी वजह से इस क्लास को नॉन फाइटिंग क्लास की तरह ट्रीट किया जाता है। और इन लोगों को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि ये अपने पार्टी को पीछे से प्रोटेक्ट कर सके और कुछ क्राफ्टिंग भी कर सके। और अभी तो इस गेम की शुरुआत ही हुई है और मैं अच्छी तरीके से याद कर सकता हूँ उस बंदे को उस वीडियो के वजह से जो कि एक जीनियस बैटल मैच इंजीनियर था। और हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि आयरन मैन के हाथ को बनाकर उससे एक बीम छोड़ता और सामने वाले एनिमी को मार डालता है। और ये सब याद करके हमारा एमसी काफी खुश होता है और वो आगे बोलता है कि एक असली मैन ही समझ सकता है कि एक बीम कितनी ज्यादा कूल होती है। और वो आगे बोलता है कि मगर मैं इतना काबिल नहीं हूँ कि मैं उस बंदे की तरह एक वेपन बना लूं, वो भी अपने आप से। और वो अपने पिकाचू को अपने पास बुलाते हुए बोलता है मगर मैं उन वेपन को बना सकता हूँ जो मैंने वीडियो में देखा है, इसमें मुझे थोड़ा मेहनत लगेगा मगर मैं कर सकता हूँ। इसके बाद वो अपने पिकाचू से बोलता है मुझे लगता है गाइस तुम्हें कुछ ज्यादा ये ड्रैगन टर्टल पसंद आ गया, इसलिए तुमने काफी अच्छी तरीके से इसे खा लिया। और तभी वो थके हुए हाल में बोलता है मुझे लगता है मैं कुछ ज्यादा ही अपने लिमिट पर आ चुका हूँ और मुझे आगे बढ़ना चाहिए। और वो उस पोर्टल के जरिए दूसरे फ्लोर पे चला जाता है और वहाँ पहुँचने के बाद वो बोलता है मुझे काफी अच्छा लग रहा है, मेरी जितनी भी थकावट थी वो पूरी तरीके से जा चुकी है और वो काफी खुश लग रहा होता है। तभी वो देखता है उसके पास एक नोटिफिकेशन आ गई है और उस नोटिफिकेशन में हमें बताया जाता है कि तुम्हारा 3rd लेवल का ट्रायल चालू हो चुका है जिसमें तुम्हें गार्डियन स्टैचू से लड़ना होगा जो कि अब जाग चुके हैं। और ये पढ़ने के बाद हमारा एमसी सोचने लगता है कि जो 1st और 2nd फ्लोर था वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट था वीडियो के कंपेयर में, लेकिन जो 3rd फ्लोर है वो भी उनसे मिलता जुलता ही है। और जो 3rd फ्लोर है अगर उसका भी जो डिफिकल्टी है सेम हुआ, यही सोचते
सोचते सोचते उसके पीछे एक पोर्टल खुल जाता है जहाँ एक बंदा चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, युंग नेम आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे 10 कॉइन डोनेट करने के लिए। और वो बंदा काफी खुश होते हुए अपने व्यूअर से बोलता है कि मैं सक्सेसफुली 3rd फ्लोर पर आ गया हूँ। और उस बंदे को देख के हमारा एमजे थोड़ा हैरान होता है और वो सोचता है क्या ऐसा हो सकता है। और वो बंदा भी हमारे एमजे को देख लेता है और काफी हैरान लग रहा होता है। इसके बाद हमारा एमजे उसे देखते हुए सोचने लगता है कि ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट लेवल है, इस वजह से मुझे इस बंदे के साथ काम करना पड़ेगा। और वो बंदा हमारे एमसी को हेलो बोलता है। ये देख के हमारा एमसी सोचने लगता है इस बंदे को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि इसे 2nd फ्लोर पार करने में काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा होगा। तभी हमारा एमसी भी उसे हेलो बोलता है और उन लोग दोनों हैंडशेक करते हैं। और वो बंदा इमोशनल होते हुए हमारे एमसी से बोलता है कि आप एक स्ट्रीमर हो ना, क्यों मैंने सही कहा ना। और हमारा एमसी बोलता है हाँ तुमने सही समझा, मैं एक स्ट्रीमर हूँ और तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा काफी ज्यादा हार्ड टाइम गुजरा है। और वो बंदा अपने इस बिहेवियर के लिए हमारे एमसी से माफी मांगने लगता है। तो हमारा एमसी सोचता है ये तो सेंस बनाता है, ये बंदा काफी ज्यादा मुश्किल से यहाँ तक आया है और इसने पहली बार दूसरे ह्यूमन को इस टावर पर देखा है। और वो बंदा रोते हुए बोलता है मुझे कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है, मेरा नाम हा योंग सोक है और आपका नाम क्या है। मैं तो इसका नाम सियोक ही बताऊंगा। इसके बाद हमारा एमसी अपना नाम किम बताता है और जो सियोक रहता है वो हमारे एमसी का नाम सुन के बोलता है ये तो काफी यूनिक नेम है। तो हमारा एमसी बोलता हाँ तुमने सही कहा, मैंने ये बात बहुत बार सुनी है। तभी जो सियोक रहता है वो हमारे एमसी से पूछता है वो सब तो ठीक है मगर ये चीज जो आपके सर और शोल्डर पे बैठी ये तो पिकाचू है ना। तभी हमारा एमसी हंसते हुए बोलता है क्या तुम्हारे व्यूअर नहीं है तुमसे पूछने के लिए पूरा। तो सियोक उन पिकाचू को देखते हैं बोलता हाँ आपने सही कहा, जो व्यूअर वो पागल हो रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि यहाँ पिकाचू क्या कर रहा है। तो जो हमारा एमसी रहता है वो बोलता है ये इस तरीके से खत्म इसलिए हुआ था क्योंकि जब मैं 1st फ्लोर पे था। तो सियोक पूछता है कि 1st फ्लोर पे क्या हुआ था। तभी उन दोनों के पास भूकंप आने लगता है, वो लोग हिलने लगते हैं और उनके सामने बड़े बड़े स्टैचू आने लगते हैं जिन्हें देख के हमारा एमसी बोलता है हमें बातचीत बाद में खत्म करनी चाहिए। और वो बंदा घबरा रहा होता है। तभी वो स्टैचू अपने वेपन को जमीन में पटकते हैं और जो टाइमर रहता है वो 0 हो जाता है। और हमारा एमसी उन्हें देखते हुए सोचता अगर इस 3rd लेवल की डिफिकल्टी सेम हुई बाकी लेवल की जैसे तो इस स्टैचू की जो वीकनेस होगी वो भी सेम होगी। तभी हमें उस स्टैचू के बारे में बताया जाता है जो ये गार्डियन स्टैचू है 3rd फ्लोर का। इन्हें देख के पीपल जो लोग रहते हैं वो बोलते हैं कि यहीं से असली जो ट्रायल है वो स्टार्ट होता है। लो डिफिकल्टी का मतलब 1 स्टैचू, मीडियम डिफिकल्टी का मतलब 2 और हाई का भी मतलब 2 ही। तभी हमारा एमसी घबराते हुए बोलता है अगर हमने इन दोनों को एक साथ नहीं हराया तो जो एक गिरा हुआ है उसे दूसरा बंदा रिवाइव दे देता है। तभी उस स्टैचू की आइज रेड हो जाती है और वो अपने भाले को उठाते हुए हमारे एमसी पर अटैक कर देता है और वो जमीन को फाड़ देता है। जिस अटैक के प्रेशर से जो शॉक रहता है वो दूर फेंका जाता है और वो बोलता है किस तरीके की पावर है ये। और वो हमारे एमसी को आवाज देते हुए बोलता है कहाँ हो तुम। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उन स्टैचू की ओर दौड़ते हुए बढ़ जाता है और वो लोग भी हमारे एमसी पे अटैक करने लगते हैं। और उनमें से एक स्टैचू अपने शील्ड के मदद से हमारे एमसी को कुचलने की कोशिश करता और वो जमीन पे अपनी शील्ड पटक देता है जो देख के शॉक चिल्लाता हमारे एमसी का नाम। और जब वो स्टैचू अपने शील्ड को ऊपर उठाता है तो जमीन पूरी तरीके से तबाह हो जाती है मगर वहाँ हमारा एमसी नहीं होता। और इसके बाद अपना किम अपनी एक्स को लेके उस स्टैचू के पीछे खड़ा होता है, बस अटैक करने वाला होता है और वो जंप लगा देता है और अपने एक्स को टाइटली पकड़ के हवाई में चार्ज हो जाता और काफी तगड़ा अटैक कर देता है जिससे उस स्टैचू का एक पैर ही कट जाता है जो देख के वो बंदा सियोक वो हैरान हो जाता है। तभी हमें स्टैचू का हाथ दिखाया जाता है जो दूसरे स्टैचू का मदद कर रहा होता है क्योंकि वो उसे रिवाइव करना चाहता है। ये देख के हमारा हमसे सोचने लगता है कि मेरे पास कोई भी टाइम नहीं है, अगर मैं यहाँ खड़ा रहा तो ये स्टैचू एक दूसरे को रिवाइव दे देंगे। हमारा हमसे गुस्से में बोलता है मैं इसे सिर्फ रिवाइव होते हुए देख नहीं सकता और वो काफी तेजी से उस स्टैचू की ओर दौड़ता है और अपने एक्स के अटैक से उस स्टैचू के टांग को अलग कर देता है। तभी वो एक और अटैक लगाता है। इसके बाद वो सोचता है एक और अटैक
अटैक और फिर वापस अपने बॉडी को चार्ज करते हुए अटैक कर देता है, जिससे उन दोनों स्टैचू का बैलेंस बिगड़ जाता और वो दोनों स्टैचू जमीन पे गिर जाते हैं और चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है, जिसके बीच में हमारा एमसी खड़ा होता है। तभी हमारा एमसी उस स्टैचू के पैर से नीचे कूदता और उसका दोस्त उसका नाम लेते हुए उसके पास आ रहा होता है और सियोक घबराते हुए हमारे एमसी से पूछता है आखिर में तुम कौन हो। तो हमारे एमसी उसका कुछ जवाब नहीं दे पाता। तभी उस मूर्ति को दिखाया जाता है, जिसे देख के हमारे एमसी के दिमाग में कुछ स्ट्राइक होता है और वो सोचता है। तभी उस मूर्ति का जो आंख है वो रेड हो जाता है, जो देख के वो चिल्लाता है, बोलता है झुक जाओ। और जो सियोक रहता है पर भी वहीं खड़ा होता है और वह सुन के काफी हैरान होता है। और जब वो पीछे घूमता है तो उस पर स्फीयर से अटैक हो रहा होता है और हमारा एमसी बोलता है मैंने कहा ना झुक जाओ। और वो स्फीयर काफी तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा होता है, मगर तभी हमारा एमसी उसे नीचे झुका देता और उस स्फीयर आगे गिर जाता है। और जब वो दोनों पीछे घूमते हैं तो उनके पीछे वो दोनों विशाल मूर्ति रहते हैं और उस स्टैचू के लाल आंख को देख के हमारा एमसी सोचने लगता है कि ये तो स्फीयर भी फेंक सकता है, इसे सिर्फ नॉकडाउन करना ही काफी नहीं है। तभी वो अपनी एक्स लेके तैयार हो जाता और वो बोलता है चलो इसे खत्म करते हैं। और वो स्टैचू भी लड़ने के लिए तैयार होती और हमारा एमसी उन्हें घूरते हुए उनकी ओर दौड़ जाता है और कुछ जंप लगाने के बाद वो मूर्ति के ऊपर आ जाता है, जहाँ वो अपने हाथों को जमीन में रख के एक रनिंग पोजीशन में आ जाता और काफी तेज दौड़ता और काफी ऊंची छलांग मारता है और वो उस मूर्ति के टॉप पर आ जाता है, जहाँ वो बंदा उस मूर्ति के सर पे अटैक करने वाला रहता है। और इस सीन को देख के मुझे थॉर रैग्नारॉक का याद आ गया और वो अपने एक्स से उस मूर्ति के 2 टुकड़े कर देता और वो मूर्ति जमीन पर गिर जाता है और हमें समझ में आ जाता कि वो मूर्ति खत्म। तभी जो दूसरी मूर्ति रहती है वो अपने हाथ से हमारे एमसी पे अटैक करती है, मगर हमारा एमसी उसे टॉर्च कर लेता है और तभी वो मूर्ति हमारे एमसी को आगे से घेर लेती है, जो देख के हमारा एमसी सोचता है यहाँ तो कुछ भी जगह नहीं बचा है, मैं डॉज कैसे करूँ, अब मैं क्या करूँगा। और वो स्लाइड होते हुए बोलता है कि नहीं मुझे सोचने का टाइम नहीं है, मुझे जल्द से जल्द इसे खत्म करना होगा ताकि वो मूर्ति रिवाइव ना हो। और वो वापस से चार्ज होते हुए बोलता है मुझे जल्द से जल्द इसे भी खत्म करना होगा। और वो उस मूर्ति के अटैक से बच जाता और उसके सामने आ जाता और उस पर काफी तगड़ा स्ट्राइक लगाता अपने एक्स से, जिससे उस मूर्ति का हाथ पूरी तरीके से दरक जाता और वो मूर्ति दूसरी मूर्ति पे गिर जाती है और हमारा एमसी गेम जमीन पे स्लाइड करते हुए आ जाता है, जो काफी कूल लग रहा होता है, जिसके पीछे उन मूर्तियों का ढेर पड़ा होता है। तब इस मूर्ति को दिखाया जाता है जिसकी लाल आंख को देख के हमें ऐसा लगता है कि रिवाइव होने वाली है, मगर तभी उसके आंख के जो बत्ती रहते हैं वो बुझ जाते हैं। तभी नोटिफिकेशन आ जाता है कि तुमने इस ट्रायल को कंप्लीट कर लिया है और हमारे एमसी के ऊपर 10 से 20 नोटिफिकेशन की बारिश हो जाती है और किम हमें बताता है कि जो उसका ओरिजिनल स्ट्रैटेजी था वो ये था कि वो उस रेड आई को खत्म कर देगा जो उस गार्डियन का वीकनेस था, मगर मैंने उस स्टैचू को डिस्ट्रॉय कर दिया इसे पार करने के लिए। इन सब चीजों के बावजूद मैंने इसे काफी अच्छी तरीके से क्लियर कर लिया, क्या मैंने कुछ ज्यादा ही टाइम लगाया। उसके व्यूअर बोलने लगते हैं क्या तुम क्या बात कर रहे हो, तुमने कितना कम टाइम लगाया कि जो मेरा रामिन था वो भी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ। तभी जो किम रहता है वो अपने आसपास पोर्टल खोजने लगता है। तभी वो अपने मन में सोचता है मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं ऐसा प्रिटेंड करना चाहता हूँ कि मुझे कुछ भी नहीं मालूम अभी के समय पे। तभी जो सियोक रहता है वो हमारे एमसी को आवाज देता है, बोलता है किम जरा सुनो। तभी किम पीछे घूम के बोलता हाँ बोलो। तो सियोक हमारे एमसी से बोलता है कि हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं, जिसकी बात सुन के हमारा एमसी सोचने लगता है मैंने काफी समय इस 3rd फ्लोर पे बिता दिया है, मुझे जल्द से जल्द दूसरे फ्लोर पे जाना होगा। तभी किम सियोक से माफी मांगता है, वो बोलता है हम किसी और समय बात करेंगे और वहाँ से भागने लगता है। वो बोलता है तुम्हें दोबारा मौका जरूर मिलेगा। ये देख के सियोक की हालत देखने लायक रहती है, वह बोलता है मुझे उसने पीछे छोड़ दिया। तभी हमें किसी अलग तरीके का जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा एमसी आगे बढ़ता जा रहा होता है। तभी हमें एक स्क्रोल को दिखाया जाता है जिसको हमारा एमसी उठा के पढ़ने लगता है और हमें उस स्क्रोल के अंदर की बातें बताए जाते हैं कि हम डिस्ट्रक्शन का इंतजार कर रहे थे और कुछ सिंबल को दिखाया जाता है जहाँ लिखा होता है कि बहुत सारे लोग चिल्ला रहे होते हैं दर्द में और उन लोगों को दिखाया जाता है और जितने भी सोल्जर मारे गए हैं वो स्पिरिट बन के सिंपाई के चारों ओर घूम रहे हैं।
तभी हमें साल 1957 एस्टेरॉयड एम्पायर के बारे में बताया जाता है। जो पागल एम्पायर था उसने यंग जनरल जो अभी अभी वापस आया था उसे मरवा दिया था, और उसके मरने का कारण काफी ज्यादा सिंपल था, क्योंकि उस बंदे ने उनकी बात नहीं सुनी थी और अपने मन का किया था, इसलिए वो मारा गया। और अगर कोई ट्रैवलर इस चीज को पढ़ रहा है तो मेरा तुमसे एक ही एडवाइस है कि कभी भी एम्परर को गुस्सा मत दिलाना। और हमारा एमसी ये सब पढ़ने के बाद सोचता है मुझे तो अभी इसका सही से मीनिंग नहीं समझ में आ रहा, मुझे लगता है ये हिंट है 5th फ्लोर का। तभी उसके बगल में पोर्टल खुल जाता है और वो बोलता है पहले मुझे रिवॉर्ड चेक कर लेना चाहिए 4th फ्लोर पे जाने से पहले। और उसका रिवॉर्ड बॉक्स उसके सामने आ जाता है जिसमें उसका एक ही पोर्टली बैग होता है, जो देख के वो थोड़ा निराश होता है और वो उस कॉइन बैग को निकालते हुए सोचता है ये तो बस एक ही है, ज्यादातर तो यहाँ 3 होता है क्योंकि मैं हार्ड डिफिकल्टी खेल रहा हूँ। तभी उस कॉइन बैग के बारे में बताया जाता है जिसमें 5000 कॉइन होता है और उसका रैंक नॉर्मल होता है, जो देख के हमारा एमसी काफी हैरान हो जाता है। और वो अपने व्यूवर को थम्स अप करता है, बोलता है मैं काफी घबरा गया था जब मैंने देखा था कि इसमें सिर्फ 1 रिवॉर्ड है, मगर ये काफी ज्यादा है। तभी हमें उसके व्यूवर दिखाया चाहते हैं जो 211 होते हैं, उसके फॉलोअर 138 होते हैं और कॉइन 5608। और वो ये सब देख के सोचने लगता है मेरे जो व्यूवर वो बड़े हैं वो सियोक के वजह से बड़े हैं। अगर मुझे इससे भी ज्यादा कॉइन मिला 5th फ्लोर पे तो मैं मैजिक इंजीनियरिंग के बारे में और भी सीख सकूंगा। तभी उसके व्यूवर उससे कुछ बोलने लगता है जो सुन के हमारा हमसे पीछे घूमते हुए बोलता है क्या कहना चाहते हो तुम लोग। तभी हमें पिकाचू को दिखाया जाता है जिसका हालत काफी खराब लग रहा होता है, जिन्हें देख के हमारा हमसे काफी घबरा जाता है। वो बोलता है क्या ये बीमार हैं, और वो अपने व्यूवर से पूछता है क्या किसी को मालूम है कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। और उनमें से एक व्यूवर बोलता है मुझे ऐसा लगता है कि ये काफी भूखे हैं। ये सुन के हमारा हमसे सोचने लगता है लेकिन इन्होंने दबा के टटर शिल खाया था 2nd फ्लोर पे। और वो अपने बैग से क्रिस्टल निकालते हुए बोलता है ऐसा हो भी सकता, और वो अपने पोपीज के सामने करता है मगर वो कुछ भी एक्शन नहीं देते। और किम अपने सर पे हाथ रखते हुए बोलता है मुझे नहीं लगता कि ये भूखे हैं। तभी जो लव रहता है वो उसको 20 कॉइन स्पॉन्सर करता है और वॉइस मैसेज में बोलता है तुम्हें सबसे पहले 5th फ्लोर पर जाना होगा। ये देख के किम बोलता है तुम्हारा शुक्रिया स्पॉन्सरशिप के लिए, और वो सोचने लगता है क्या 5th फ्लोर पर जाना होगा। इसने सही कहा 5th फ्लोर पे कोई ना कोई होगा जो मेरे पिकाचू को ठीक कर सके। मुझे जल्दी ही 4th फ्लोर पे जाना होगा क्योंकि मेरे पिकाचू को अच्छा नहीं लग रहा है। तभी उसके पीछे से शियोक चिल्लाते हुए आता है प्लीज रुक जाओ, और वो किम को बोलता है 1 मिनट रुक जाओ, और वो सांस लेने लगता है। तभी हमारा एमसी किम उससे बोलता है शियोक मेरे पास अभी इमरजेंसी है, मुझे यहाँ से जाना होगा। तो शियोक बोलता है मैं जानता हूँ कि आपको मेरे से बात करने में आपका काफी वक्त बर्बाद हो जाएगा। और वो चिल्लाते हुए बोलता है लेकिन मैंने सोचा कि मैं फिर भी आपको शुक्रिया बोलूंगा, और वो बो करके उसके सामने शुक्रिया बोलता है। मैंने ये फ्लोर बिना चोट खाए क्लियर कर लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मुस्कुराते हुए बोलता है किम सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये सुन के पहले तो हमारा हमसे हैरान होता है, फिर वो अपने आप को संभालता और बोलता है ठीक है जब भी हमें दोबारा अपॉर्चुनिटी मिलेगी तब हम जरूर मिलेंगे। शियोक काफी ज्यादा खुश हो जाता और हमारा एमसी पोर्टल में जाने लगता और वह बोलता हम जरूर मिलेंगे और जिंदा। इसके बाद किम पोर्टल की दूसरी तरफ आ जाता है जहाँ उसके सामने एक नोटिफिकेशन आता है, उसमें लिखा होता है कि तुम्हारा 4th फ्लोर का ट्रायल स्टार्ट हो चुका है और तुमको ब्रेक करना है सील और डोर को ओपन करना है, वो भी पूरे 6 घंटे में। और उसके सामने कई सारे डिवाइस लगे रहते हैं। ये पढ़ने के बाद हमारा हमसे सोचता है उन्होंने कहा कि वो ट्रैप कर लेंगे, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं मारा जाऊंगा। ये तो कुछ साफ साफ भी नहीं बताते कि ये कहना क्या चाहते हैं। और किम आगे बताता है कि वो फूड को अपने कॉइन से खरीद सकता है मगर इसमें भी काफी लिमिट है, और अगर कोई बंदा फ्लोर पे ट्रैप हो गया तो इसका मतलब वो मारा गया। इसके बाद हमारा एमसी आगे पढ़ने लगता और एक वॉल के पास आ जाता है जहाँ कुछ लिखा होता है, और किम आगे बताता है कि यहाँ पर 100 ऑफ क्रिस्टल है जो हार्ड डिफिकल्टी में आता है। लेकिन वो पहले अपने शॉप को चेक करने लगता है जिसमें लिखा आता है कि जितनी भी एडजस्टमेंट है वो यूजर के फ्लोर लेवल के हिसाब से होती है।
है। और वो आगे बताता है कि जो 4th फ्लोर का एंट्री है वो काफी ज्यादा अलग है, क्योंकि यहाँ काफी सारे फूड के वैरायटी है जो यूजर को लालच देने के लिए रखी गई है। इस फ्लोर पे ना ही कोई वेपन है और ना ही कोई डिफेंसिव आइटम। जो 4th फ्लोर है वो है फाइट अगेंस्ट टाइम की, क्योंकि अगर मैं कुछ ज्यादा ही कंफर्टेबल हो गया इन फूड आइटम के वजह से तो मैं काफी ज्यादा टाइम बर्बाद कर दूंगा और मैं जरूर से ही मारा जाऊंगा यहाँ ट्रैप होने से। और वो आगे बोलता भी ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे चाहिए, तो मुझे अपने कॉइन को बचाना चाहिए और मेरे पास कुछ ज्यादा इनफ टाइम भी नहीं है और मुझे इसे बाद के लिए बचाना है, क्योंकि जो मेरे बच्चे हैं वो काफी ज्यादा बीमार हैं। जो 4th फ्लोर है उसमें मुझे लेटर को फाइंड करना है इस क्रिस्टल में, क्योंकि यहाँ एक पैटर्न बना और कुछ कलर भी फाइंड करने हैं जिससे ये खुल जाएगा। और जब भी मैं इस क्रिस्टल पे टच करूंगा तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। ये एक तरीके का बेसिक रूल है। और वो सोचता है कि मैंने काफी ज्यादा स्ट्रगल किया था इसके वजह से। हर क्रिस्टल का जो भी सिंबल था उससे काफी अलग था उसका कलर। और वो अपने पास्ट का याद करते हुए बोलता है पहले तो मुझे इसे याद करने में मेरे दिमाग का बैंड बज गया था। जब मैं इसे याद कर रहा था तो सब इधर उधर हो जा रहा था और ये मेरी जिंदगी का सबसे हार्ड चीज था। तो जो मेथड मैंने लगाया था उस पर वो ये था कि मैंने लेटर को नंबर से बदल दिया था ताकि आसानी से याद हो जाए। इसके बाद वो क्रिस्टल को दबाते हुए सोचने लगता है ये यहाँ से और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और इस फ्लोर का सबसे ज्यादा अनोइंग चीज ये है कि वो क्रिस्टल जैसे तुमने छुआ भी नहीं है वो भी अपना कलर चेंज कर लेता है। इसके बावजूद ये सब चीज मेरे लिए थोड़ी ही अनोइंग है। ऐसा है कि मैं एक रूबिक क्यूब को सॉल्व कर रहा हूँ और वो काफी तेजी से उन क्रिस्टल को दबाने लगता है जिसका कलर चेंज होने लगता है। कि उसके व्यूअर बोलने लगता है ये जहाँ तहाँ हाथ पैर मारा ये काफी बेवकूफ है, मगर हमारा एम्स उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता और हमें दिखाया जाता है कि वो बहुत सारे क्रिस्टल को पहले ही कर चुका होता है। उसके बाद हमारा एमसी का जो व्यूअर रहता है वो बोलते हैं कैसे इसने ऐसे कैसे किया, ये तो काफी बड़ा जीनियस है। हमारा एमसी की मुस्कुराते हुए सोचता है मैंने एक रो को काफी अच्छे से कर दिया, जैसा मैंने याद किया था ये सब वैसे ही है। अगर मैं ऐसा ही चलता रहा तो मैं 1 घंटे में कर लूंगा। नहीं नहीं मैं तो सिर्फ आधे घंटे में ही कर लूंगा। और वो बोलता है मैं ये कर सकता हूँ। इसके बाद हमारा एमसी काफी स्पीड में उसे करने लगता है। उसके ऊपर टाइमर दिखाया जाता है जो घटता जाता है, जो 549 होता है और हमारा एमसी बस करने वाला ही होता है। और वो काफी लंबे सांस लेता है और उसको देखता है जो सब कुछ हो जाता है और वो बोलता है बस आखिरी और उसे भी दबा देता है। इसके बाद उसके सामने नोटिफिकेशन आ जाता है कि ट्रायल कंप्लीट हो गया। जो डोर है 5th फ्लोर का वो भी खुल गया, उसके सामने पोर्टल भी खुल जाता है। तभी एक बंदा उसको स्पॉन्सरशिप में 200 कॉइन देते हुए वॉइस मैसेज भेजता और बोलता है क्या तुम कोई जीनियस वाले ग्रुप के पार्ट हो। तो हमारा एमसी उसे थैंक यू बोलता है और बोलता है मैं ऐसे किसी ग्रुप के पार्ट नहीं हूँ। और वो सोचता है जीनियस और मैंने तो बस अपने बेडरूम में बैठ के इसे याद किया था। तभी जो यूजर लव रहा था उसको 500 कॉइन स्पॉन्सरशिप करता और वॉइस मैसेज में बोलता है तुमने काफी अच्छा किया। तो किंग में अपने व्यूअर से बोलता आप सभी का शुक्रिया, मैं जल्द से जल्द रिवॉर्ड चेक करता और यहाँ से निकलता हूँ। और वो अपना रिवॉर्ड खोल लेता है जिसमें उसे 10,000 कॉइन मिलता है और एक हीरो ग्रेड की स्किल बुक भी मिलती है। और वो उस रिवॉर्ड को लेते हुए बोलता है पिकाचू को काफी ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा, मुझे जल्द से जल्द करना होगा। और वो अपने पिकाचू को बोलता है मैं 5th फ्लोर पे जल्द ही जा रहा हूँ। और वो सोचता है मैं काफी जल्दी कर रहा हूँ इसलिए मुझे कुछ ज्यादा ही रश नहीं करना चाहिए और मुझे ऐसा दिखाना होगा कि मैं 5th फ्लोर के बारे में कुछ भी नहीं जानता। और वो उस पोर्टल में चला जाता, उसके पास कई सारे नोटिफिकेशन आते हैं तुम्हारा जो 5th फ्लोर का ट्रायल है वो स्टार्ट हो चुका और इस समय से जो तुम्हारे व्यूअर है वो ट्रांसफर हो जाएंगे 1 हफ्ता बाद एस्टेरॉयड वर्ल्ड में, जहाँ तुम्हारे रियल वर्ल्ड पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। और तुम वहाँ जाने के बाद वहाँ के एक इंसान में बदल जाओगे उस एस्टेरॉयड वर्ल्ड के। और तुम्हारे पास 2 तरीके होंगे इस 5th फ्लोर को कंप्लीट करने के लिए। पहला तरीका है कि जो तुम्हारे लिए चूजन एंड है उसे कंप्लीट करना और दूसरा तरीका है कि अदर यूजर को मार देना। इसके बाद हमें एक कैसल का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक बंदा बैठा होता है। और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि ये हमारा एमसी है क्योंकि हमारा एमसी के बॉडी में आ चुका है। और वो बंदा एक डायरी को देखते हुए उसे उठा लेता और उसे पढ़ने लगता है। इंपीरियर पावर 1944 फरवरी 28 मैं 10 साल का हूँ। मैंने अपने फादर से बर्थडे प्रेजेंट के लिए मैजिकल एनिमल को मांगा था मगर उन्होंने मुझे एक थप्पड़ मार दिया। और वो बताता है कि उसका जो बड़ा भाई था उसे काफी दिक्कत देता था और ये सब इसके साथ गलत होने लगा। उसके बाद हमें इंपीरियर पावर का 1944 फरवरी 22 के बारे में बताया जाता है। उसने एक सीक्रेट अंडरग्राउंड रूम बनाया, वो भी बिना अपने फादर को बताए हुए। मैंने एक गोल्ड कॉइन फॉर्डरिक को दिया था ताकि वो मेरे इसमें
मदद करे, मगर उसने गोल्ड कॉइन एक्सेप्ट नहीं किया और वो मुझे फ्यूचर में मैजिकल एनिमल भी देने वाला है। इसके बाद वो बोलता है कि मैं पिछले रात काफी अच्छी तरीके से सोया था और वो सोचने लगता है अब मैं जानता हूँ कि मैं किस बंदे के बॉडी को कॉपी किया हूँ। एस्ट्रॉइड एम्पायर का सेकंड एम्पेरर कॉलीडू टॉप रॉक्स और जो मैजिकल एनिमल प्रिंस के द्वारा छुपाया जा रहा था उसे डिस्कवर कर लिया गया, वो भी एम्पेरर के द्वारा, और उन्हें प्रिंस के हाथों ही जला डाला और उनको एक निकनेम मिल गया एग्जीक्यूशनर के नाम पर और वो पी के रोड पे पड़ा रहता था। तभी हमारा एमसी ये सब पढ़ने के बाद थोड़ा टेंशन में आता और इसके सामने नोटिफिकेशन आया होता है और इसमें लिखा होता है कि तुम्हें चूज इन कंक्लूजन पे जाना है। तुमने कॉपी किया है कॉल ऑफ ड्यूटी टॉप रॉक्स को जिसका टास्क है बिकम द एम्पेरर और तुम्हें कुछ भी फोर्स के जरिए इस कंक्लूजन पे नहीं जाना वरना ये एक्सेप्ट नहीं होगा। उसके पास टाइम 6 दिन 16 घंटा बचा होता है और हमारा एमसी काफी निराश हो जाता है। वो बोलता है क्या एम्पेरर? वो बोलता है ये कुछ ज्यादा ही नहीं मुझसे मांग रहे हैं, मुझे सेकंड प्रिंस की तरह असाइन क्यों कर लिया गया जो कि थ्रोन से इतना ज्यादा दूर है, और अगर मैं मैजिक इंजीनियर बन जाता अपने प्लान के हिसाब से तो ये काफी ज्यादा अच्छा होता। उसके बाद नोटिफिकेशन आता है जिसमें बताया जा रहा होता है कि 5th फ्लोर का ट्रायल स्टार्ट हो चुका और जो तुम्हारे व्यूअर का जो मूवमेंट उसे स्ट्रिक कर दिया गया, मतलब रोक दिया गया है, वो लोग अब तुम्हें नहीं देख सकते और जो टाइम है 1 हफ्ते का वो भी स्टार्ट हो चुका है इस किंगडम में। तो हमारा एमसी बोलता है कि मैं जब 5th फ्लोर में पहुंचा तो ये रियलिटी से काफी ज्यादा बदल गया, ये रियलिटी से काफी अलग है, इसलिए मुझे कम से कम 1 मिनट भी नहीं लगेगा 6th फ्लोर पहुंचने में, क्योंकि जो व्यूअर है वो 1 हफ्ते तक रुक नहीं सकते इस 5th फ्लोर को देखने के लिए। और जैसा कि बताया गया है कि 2 तरीका है इस 5th फ्लोर को कंप्लीट करने का। पहला है कि चूजन इन को कंप्लीट करो और दूसरे यूजर को मार डालो, लेकिन जो दूसरा यूजर है वो पहले एंड पे पहुंच गया तो तुम्हारी बॉडी पूरी तरीके से फट जाएगी, यानी कि तुम मारे जाओगे। ये सुन के हमारा एमसी काफी घबरा जाता और उसके जो व्यूअर है उसमें थोड़ा बहुत बहस हो जाता है, जो देख के हमारा एमसी बोलता है तुम लोग लड़ाई मत करो और अगर तुम लोग ऐसे लड़ते रहे तो मैं तुम्हें बैन कर दूंगा चैट से। तभी नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है कि चूज करो पावर को जो तुम्हें चाहिए। हमारा एमसी खुश होते हुए बताता है कि जो यूजर है वो क्या बनेगा ये डिपेंड इस पे करता है कि उस यूजर ने किस लेवल की डिफिकल्टी चुनी है। अगर तुमने हाई डिफिकल्टी चुनी है तो एस्ट्रॉइड एम्पायर में तुम्हें इंपॉर्टेंट फिगर की तरह असाइन किया जाएगा, जैसे जो मैजिक एबिलिटी वाले लोग होते हैं उन्हें असाइन किया जाता है एम्पायर चीफ विजार्ड की तरह, और जो मैजिक इंजीनियर रहते हैं उन्हें एक प्लैटिनम इंजीनियर की तरह असाइन कर लिया जाता है। फिजिकल पावर वाले को असाइन कर लिया जाता है एम्पायर के गार्ड की तरह, और इसमें हाई क्लास के नॉन फाइटर और असासिन पाथ भी होते हैं, लेकिन इनकी जो एबिलिटी रहती है वो ऊपर वाले तीनों से काफी कम होती है, इसलिए बहुत कम ही लोग इसे चूज करते हैं। इसलिए ये बताना काफी आसान है कि मैं क्या बनूंगा, और वो अपने चमकते हुए आंखें से बोलता है कि मैजिक इंजीनियरिंग लूंगा। तभी हमारा एम से चूज करने वाला होता है मगर वो पूरी तरीके से नहीं बोल पाता है, तो उसका जो सिस्टम रहता है वो बोलता है क्या तुम एक मैजिक एनिमल रिलेटेड चुनना चाहते हो, और यस को दबा देता है। ये देख के हमारा एम से बोलता है नहीं नहीं मैजिक इंजीनियरिंग, लेकिन वो कंफर्म हो जाता है और वो एक पोर्टल में गिरने लगता है, और इस तरीके से हमारा एमसी मैजिक इंजीनियर के जगह एक मैजिक एनिमल बन गया। और वो ये सब सोच के काफी उदास हो रहा होता है और वो सोचने लगता है नहीं अब बहुत देर हो चुकी है, मुझे शांत होना होगा और सोचना होगा कि मैं आगे क्या कर सकता हूँ। और वो बोलता है कि अगर इंड गोल काफी आसान होता तो मैं उसके लिए जाता, जैसे कि मैं अगर एक मैजिक इंजीनियर बनता तो मुझे स्टेज के लिए करने के लिए एक इन्वेंशन करना होता, और अगर गोल काफी ज्यादा हार्ड होता तो मैं दूसरे कॉम्पिटिटर को मारने की कोशिश करता, और एक ऐसा जॉब जिसमें मुझे एम्पेरर बनना हो, इससे अच्छा तो मैं कॉम्पिटिटर को मार लूंगा। और इस हफ्ते का जो पहला दिन है वो तो मुझे अपने बॉडी को समझने ही में लग गया, क्योंकि ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है इस डायरी को पढ़ने के लिए, क्योंकि ये इस कैरेक्टर के बारे में बताता है जिसकी बॉडी में मैं अभी हूँ। तभी वो कुछ सोचता और वो बोलता है क्या बाहर कोई है, तो वहाँ पे जो बटलर होता है वो बोलता है क्या आपने मुझे बुलाया, तो हमारा एमसे से बोलता है कि फॉड्रिक को बुलाओ, तो बोलता है जी सर। हमारा एमसे सोचता है इस डायरी को पढ़ने के बाद मुझे फेडरिक के बारे में और जानना है, क्योंकि इस डायरी के हिसाब से काफी अच्छा बंदा है। तभी वो बंदा हमारे एमसी के सामने आके बोलता है क्या आपने मुझे बुलाया प्रिंस, क्या आपको मुझसे न्यू मैजिक एनिमल के बारे में बात करना है। ये सुन के हमारा एमसी बोलता है हाँ तुमने सही कहा। हमारा एमसी अपने मन में सोचता है मैं जो बोलने वाला था उसने पहले ही
बोल दिया, ये तो काफी अच्छा है। और उसका बटलर बोलता है, मैं जानता था कि आप मुझसे यही कहेंगे, इसलिए मैंने पहले ही से सब कुछ प्रिपेयर कर लिया। और वो बोलता है कि ये जो मैजिक एनिमल है इसे हमने नॉर्थ से लाया है। और वो उसके ऊपर से कपड़ा हटाने लगता। जब उसके ऊपर से कपड़ा हटाता तो हमें दिखता है कि वो और कोई नहीं हमारे पिकाचू हैं, जिन्हें देख के हमारा एमसी काफी हैरान हो जाता। और वो बोलता है, मैं तो इनके बारे में भूल ही गया था और इन्हें देख के ऐसा लग रहा है कि इनकी पूरी एनर्जी खत्म हो चुकी है। और जो बटलर रहता है वो हमारे एमसी को बताता है कि मैंने हंटर से पूछा था इनके दर्द का कारण, मगर उन्हें भी नहीं मालूम था। और मैंने जब इन्हें चेक किया तो मुझे ऐसा लगा कि इन्होंने कुछ ज्यादा ही मैजिक स्टोन कंज्यूम कर लिया है। तभी वो बटलर हमारे एमसी को देख के चिल्लाता है, प्रिंस आपके बॉडी से माना रेडिएशन कैसे निकल रहा है? जब मैं नॉर्थ में था तो आपके साथ क्या हुआ? तो हमारा एमसी उसे बोलता है, तुम परेशान ना हो, मेरे बॉडी के साथ कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। ये सुनने के बाद भी वो बटलर बोलता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, जब भी कोई बंदे के अंदर माना होता तो उसकी बॉडी एक्सप्लोर कर जाती है। तो हमारा एमसी हमें बताता है कि उसके पास लक था, फिर भी जो उसकी ये वाली बॉडी है वो सही नहीं हो पाई और जो उसके बॉडी में माना है वो इसके दिमाग पे डायरेक्ट अटैक करता है, जिसकी वजह से अगर मैं नर्वस होता हूँ या फिर गुस्सा होता हूँ तो मैं अपने आप ही शांत हो जाता हूँ। मगर ये कुछ ज्यादा ही खराब हो गए और मैं अपने इमोशन को संभाल नहीं पाया तो ये पूरी तरीके से क्लॉप्स कर जाएगी और मेरी बॉडी भी शैटर हो जाएगी। और वापस हमें बटलर और एमसी को दिखाया जाता जो हमारे एमसी से बोल रहा होता है, आपको प्रिंस कभी भी माना नहीं यूज करना चाहिए दोबारा। ये सुनने के बाद हमारा एमसी अपने बटलर से बोलता है, ठीक है मैं समझ गया, मैं तुम्हारे बात को अपने दिल से लगा के रखूंगा और तुम्हारे बात को मानूंगा। इसके बाद बटलर जो रहता है वो हमारे एमसी को बोलता है, ठीक है मैं वापस जाता हूँ अपने काम पर। और हाँ, जो फर्स्ट प्रिंस है वो काफी ज्यादा सस्पिशियसली मूवमेंट कर रहे हैं तो आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। तो हमारा एमसी उससे बोलता है, तुम्हारा शुक्रिया इस सलाह के लिए और इस मैजिकल एनिमल को मैं बेसमेंट तक लेके चला जाऊंगा खुद से। और वो हमें बताता है कि जो फोर्ड्रिक वही एक बंदा है जो अभी मेरे तरफ है और ये बंदा है गार्डियन नाइट था, वो भी मेरी मदर का। और ये बंदा अपने नाइट के जॉब से रिटायर हो गया था जब मेरी मदर गुजर गई थी और ये स्पेशली मेरा बटलर बन गया। और वो सोचते हुए हमें बताता है, ये सब उस मैजिक स्टोन के वजह से हो रहा है जिसकी वजह से मेरे बॉडी के अंदर माना है जब मैं उस ड्रैगन टर्टल से लड़ा था। और नॉर्मली जो मेरी बॉडी है वो काफी ज्यादा घबराहट में शेक करने लगती है। और इन सब चीजों के बावजूद जो फर्स्ट प्रिंस है वो काफी ज्यादा सस्पिशियस एक्ट कर रहा है और मुझे एक हफ्ते के अंदर फर्स्ट प्रिंस को हराना होगा और एम्पायर बनना होगा। उस कॉम्पिटिटर को मारना काफी आसान होगा मगर आखिर तक पहुंचने में काफी अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा जैसा कि उस डायरी में लिखा है। और तभी वो बेसमेंट का रास्ता खोल देता है जो देख के उसके व्यूअर काफी हैरान हो रहे होते हैं और वो अपने पिकाचू को उठाता और आगे बढ़ने लगता है और वो बेसमेंट के नीचे आ जाता है। तभी उसके पास नोटिफिकेशन आता है। हमारा एमसन मैजिकल एनिमल को देखते हुए सोचता है, ये जो मैजिकल एनिमल है वो काफी ज्यादा खुश है मुझे देखकर, इनके दिल में कोई भी हेट नहीं है मेरे लिए। और वो अपने पिकाचू को वहाँ नीचे रख देता है और वो रोते हुए अपने पिकाचू को बोलता है, मैं तुम्हें यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ क्योंकि मुझे बाहर के बारे में कुछ भी नहीं मालूम कि बाहर क्या चल रहा है, मुझे माफ करना गाइस, लेकिन ये तुम्हारे ही सेफ्टी के लिए है। इसके बाद वो अपने शॉप से पिकाचू के ऊपर स्किल बुक खरीद लेता है और उन स्किल बुक का ये फायदा होता है कि उसे पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप तुम्हारे दिमाग में आ जाता है। तो हमारा एमसी बोलता है, इसमें कुछ भी ज्यादा यूजफुल नहीं है पिकाचू के बारे में, इसमें कुछ ज्यादा जानकारी तो नहीं था मगर ये सस्ता भी था। और वो इस बेसमेंट को बंद करते हुए बोलता है कि मुझे एक और जगह पे जाना है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो मेरा कंपटीटर है उसने नाइट और विजार्ड में से कुछ चुना है और जो चीफ विजार्ड रहता है उसके पास उसका रिसर्च रूम रहता है और नाइट के पास उसका ट्रेनिंग ग्राउंड। और जब मैं रिवॉर्ड के बारे में सोचता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जो दूसरे स्टीमर के एक्शन पे मुझे लिमिट लगाना होगा। तभी हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो स्वॉर्ड से एक पुतले पर अटैक करके उसे चीर देता है और वो हंसते हुए बोलता है, क्रेजी, ये काफी ज्यादा क्रेजी था। और वो बंदा सोचता है कि मैंने सिर्फ कुछ स्किल बुक का इस्तेमाल किया था और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सालों से ट्रेनिंग कर रहा हूँ। और हमें पता चल जाता है कि यही बंदा कॉम्पिटिटर है हमारे एमसी का। और वो बंदा आगे सोचता है, मेरा जो स्किल का लेवल है वो बढ़ते जा रहा है सिर्फ हवा में स्वॉर्ड चलाने से। तभी हमें उस बंदे के बारे में बताया जाता है, वो अपने आप को कुछ ज्यादा लकी समझता है। इस बंदे ने फर्स्ट फ्लोर से ही हाई डिफिकल्टी लेवल चुना था और काफी ज्यादा कोऑर्डिनेशन भी पाया था और सेकंड फ्लोर पे
तभी इसने अपने केंडो स्किल की मदद से उस मॉन्स्टर को काफी इजीली हरा दिया था। और तीसरे फ्लोर में तो इसने हद ही कर दिया, इसने अपने दूसरे पार्टिसिपेंट को शील्ड की तरह इस्तेमाल किया ताकि ये जल्दी से फ्लोर पार कर ले। और इसने ऐसा सोचा था इसके व्यूअर इसे छोड़ दें क्योंकि इसने दूसरे पार्टिसिपेंट को मारा था, मगर आखिर में इसे और भी ज्यादा डोनेशन मिलने लगा क्योंकि इसने काफी ज्यादा सच्चाई दिखाई थी और इसने काफी आसानी से फुल फ्लोर भी क्लियर कर दिया था, वो भी 30 मिनट के स्पेयर के बाद। और हमें वापस से उस बंदे को दिखाया जाता है जिसके पास कोई आ जाता है और वो कोई और नहीं हमारा एमसी रहता है, जिसे देख के व्यूअर पागल हो रहे होते। वो बोलते सेकंड प्रिंस यहाँ क्या कर रहे हैं, और उसे देख के वो बंदा भी काफी शौक हो जाता और वो बो करके बोलता है प्रिंस आप यहाँ, आप मुझसे मिलने के लिए आए हैं। और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि ये प्रिंस यहाँ क्या कर रहा है, मैंने डायरी में ऐसा कुछ तो नहीं पढ़ा था कि ये मुझे यहाँ मिलेगा। हमारा एमसी उसको बोलता खड़े हो जा, मुझे काफी अच्छा लगा तुम्हें यहाँ ट्रेनिंग करते हुए देखकर। तो वो बंदा बोलता है सिर्फ मैं अपना काम कर रहा हूँ। और वो अपने मन में सोचता क्या ये एक स्ट्रीमर हो सकता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि उसने कुछ विजार्ड या फिर नाइट चुना होगा। तभी हमें उस बंदे के बारे में बताया जाता है ली सियोंग, ये कैरेक्टर एक ऐसा स्वॉर्ड्समैन था जो ब्लैक लैंड का ग्रैंड मास्टर था और ये बंदा काफी ज्यादा ऑनेस्ट था और इसे झूठ बोलने वाले काफी पसंद नहीं थे। पहले ये काफी ज्यादा मुश्किल था क्योंकि मैं किस तरीके से बात करता था, मगर ये काफी ज्यादा आसान हो गया क्योंकि मैंने दूसरे नाइट को कॉपी कर लिया है। और वो बंदा हमारे एमसी से पूछता है कि आपके यहाँ पे आने का क्या कारण है, तो हमारा एमसी से बोलता है ये कुछ भी नहीं है, मुझे याद आया था कि जो अल्कोहल तुम्हें पसंद था वो मेरे बर्थडे पार्टी में नहीं था जिसकी वजह से तुम काफी ज्यादा रोए थे। ये सुन के वो बंदा घबराते हुए बोलता हाँ आप सही कह रहे हो। तभी हमारा एमसी बोलता है मैंने ऐसा सोचा कि मैं वो ड्रिंक तुम्हें वापस से पिलाऊं, मगर मैं उस दिन काफी ज्यादा पिए हुआ था इसलिए मैं भूल गया उस ड्रिंक का नाम, तो उस ड्रिंक का क्या नाम था मुझे बताओ। ये सुन के उस बंदे का फट जाता और वो अपने व्यूअर से पूछने लगता है मुझे कोई हिंट दो, बताओ मुझे कि मैं क्या बताऊं। तभी उसके व्यूअर में से एक बंदा कोई ड्रिंक का नाम बता देता और वो भी कंफर्म नहीं होता, मगर वो बंदा हमारे एमसी का बोल देता है कि अल्कोहल का नाम ये है योर मैजेस्टी। तो हमारा एमसी बोलता हाँ ये सुना सुना लग रहा है, मैं तुम्हारे पास इस ड्रिंक को कल पहुंचा दूंगा। तभी वो बंदा हमारे एमसी का शुक्रिया करते हुए बोलता है मैं एम्पायर के लिए काफी ज्यादा हार्ड वर्क करूंगा, और अपने मन में सोचता है कि मैं बार बार बच गया। तभी हमारा एमसी खतरनाक स्माइल देते हुए बोलता हाँ मैं इसके बारे में भूल गया था तुमसे पूछना, वैसे तुम्हारा कोरियन नाम क्या है। तभी वो बंदा ये सुन के हंसते हुए बोलता है तुम काफी ज्यादा पागल हो, तो आखिर में कौन हो तुम। तो हमारा एमसी उससे बोलता है क्या तुम देख नहीं सकते, मैं तो सेकंड प्रिंस हूँ इस एस्ट्रॉयड किंगडम का। अच्छा तो तुम हो प्रिंस, ओ तो तुम यहाँ अकेले आए हो बिना प्रोटेक्शन के, और तुम मुझसे क्यों अकेले लड़ना चाहते हो। तभी वो बंदा हमारे एमसी से पूछता अच्छा मुझे एक बात बताओ तुम्हें कैसे पता चला, मैंने तो अपनी पूरी बेस्ट एक्टिंग की थी इसे नेचुरल दिखाने के लिए। तो हमारा एमसी उससे बोलता क्या इसका कोई रीजन भी है कि मैं तुम्हें जवाब दूं। और वो अपने मन में सोचने लगता है ऐसा इसलिए क्योंकि जो इंट्रोवर्ट प्रिंस था वो सब कुछ लिखता था अपने डायरी में हर एक सिंगल थॉट। और वो बंदा गंदी से शक्ल बनाते हुए हमारे एमसी से बोलता तुम क्या कह रहे हो। और वो बंदा हमारे एमसी को ताना देते हुए बोलता है मैंने तो सुना था जो सेकंड प्रिंस है वो पूरी तरीके से कचड़ा, उसके पास कोई भी टैलेंट नहीं और मैं अपने स्वॉर्ड के एक स्विंग से उसे मार डाल सकता हूँ। तब इसके जवाब में हमारे एमसी से बोलता है मैं उतनी देर से तुम्हारे पास खड़ा हूँ और तुम्हारे अंदर से इतनी गंदी बदबू आ रही है जिससे मेरे नाक के बाल भी जल गए। ये सुन के वो बंदा गुस्से में आ जाता और वो बोलता तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैं तुम्हें मार डालूंगा, और वो अपनी तलवार निकालता है। तभी हमारे एमसी का बटलर दौड़ते हुए आता और वो बोलता तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, तुम लोग रुक जाओ। और वो हमारे एमसी को हिलाते हुए बोलता क्या आप ठीक हो प्रिंस। तो हमारा एमसी उसको बोलता नहीं मैं ठीक हूँ, तुम ज्यादा टेंशन मत लो। और वो बटलर उस बंदे को बोलता तुम क्या कह रहे थे और तुमने हमारे प्रिंस के ऊपर शॉट कैसे उठाई थी। तो हमारा एमसी उससे बोलता तुम टेंशन ना लो, मैं बस इसकी शॉट मैंने स्किल देखना चाहता था और ये मुझे डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा था। और वो बंदा भी बोलता हाँ प्रिंस सही कह रहे हैं, मगर वो बटलर अभी भी उस बंदे पे काफी शक कर रहा होता है। हमारा एमसी बोल रहा है उसे आप छोड़ भी दो। इसके बाद वो बटलर उससे बोलने लगता है तुम्हें अपने एक्शन पे ध्यान रखना चाहिए, अगर तुम प्रिंस पे असासिनेशन का अटेम्प्ट कर रहे हो तो तुम ध्यान रखना कि तुम्हारे चारों हाथ पैर को काट डाला जाएगा और तुम्हें पूरे शहर में टान के घोड़ों से खींचा जाएगा। तो वो बंदा घबराता है बोलता हाँ ठीक है मैं ध्यान रखूंगा, और वहाँ से जल्द भाग जाता है। इसके बाद वो बटलर हमारे एमसी से बात कर रहा होता जहाँ वो बोलता है पहले ये बंदा ऐसा नहीं था। तो हमारा एमसी
एमसी उससे बोलता है क्योंकि तुमने उसे धमकाया था। तभी वो बटलर हमारे एमसी से बोलता है आपके बोलने के तरीके से ऐसा लग रहा है कि आप पुराने वक्त से रीइंकार्नेट हो गए हो। तभी वो बोलता है मैं भी ना कैसी बात कर रहा हूँ, और वो बोलता है मैं आपका वफादार हमेशा से रहूंगा। और हमारा एमसी बोलता है हाँ मैं जानता हूँ तुम मेरे वफादार रहोगे। तभी हमारा एमसी से बोलता है मैं काफी ज्यादा बोर हो गया हूँ अपने रूम में रह के, इसलिए मैं कहीं जाऊंगा टहलने। तो उसका बटलर बोलता है ठीक है आप जाइए, मगर फर्स्ट प्रिंसेस संभल के रहिएगा। और वो भी वहां से चला जाता है। इसके बाद हमारा एमसी अपने टाइमर को देखता है और सोचता है कि मैंने काफी ज्यादा टाइम अभी बर्बाद कर दिया, मगर मुझे कल जल्द से जल्द मैजिक इंजीनियरिंग वर्कशॉप में जाना होगा। और वो बोलता है कि मैं एंड करूंगा इस गेम को। इसके बाद हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जिसको डॉक्यूमेंट मिल रहा होता है फॉर्ड्रिक निम का, और वो डॉक्यूमेंट लेते हुए बोलता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उस डॉक्यूमेंट के देखते हुए वो बोलता है मैं तो काफी ज्यादा लकी हूँ। तभी हमें थोड़ा पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो बंदा अपने व्यूअर से बोल रहा होता है मैं क्या करूँ गाइस, मुझे बताओ मैं क्या करूँ। वो बंदा तो एक प्रिंस है, उसके एक ऑर्डर से मैं मारा जा सकता हूँ। तभी उसके व्यूअर बोलने लगता है कि तुम उस बंदे का रियल आइडेंटिटी फाइंड कर लो। ये सुन के वो बोलता है क्या सच में। इसके बाद वापस हमें प्रेजेंट में लाया जाता है जहाँ वो डॉक्यूमेंट को देख रहा होता है। इसके बाद उसमें हमारे एमसी का सारा जितना भी डाटा रहता है वो लिखा होता है। और तभी एक बंदा उसमें से बताता है कि मैं उसे जानता हूँ, उसके पास 3 पोपीज रहते हैं। तो ये सुन के वो बंदा भी हैरान होता है। और हमारे एमसी का पास दिखाया जाता है जहाँ वो पिकाचू के साथ मिलके वो पत्थर खा रहा होता है। तो वो बंदा अपने व्यूअर से बोलता क्या ये इसकी सही में आइडेंटिटी है, ये कुछ ज्यादा मायने रखती है क्या। तो उसके व्यूअर लोग बोलने लगते हैं हाँ ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसके व्यूअर पे कहने के मुताबिक वो एक कारपेल के पास जाता है, वो भी रात में, जो कि एक घर जैसा दिख रहा होता और वो उसके सामने पहुंच जाता है। और वो बंदा सोचने लगता है ये जो मेथड है जो मैं यूज करने वाला हूँ ये तभी काम करेगा जब मुझे दूसरे कॉम्पिटिटर का असली नाम मालूम होगा। तुम तो गए किम जायजू। इसके बाद हमें 1 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो बंदा जा रहा होता है, जिसके सामने हमारा एमसी आ जाता है, जिसे देख के वो स्माइल देने लगता है। तभी हमारा एमसी से बोलता है तुम वापस है, मैंने तो सुना था तुम मेरे बैकग्राउंड को चेक कर रहे हो। तो वो बंदा बोलता तुम एक्टिंग करना छोड़ो, तुम तो काफी ज्यादा फेमस हो। तभी वो बंदा हमारे एमसी का सिर्फ नाम ले लेता है किम जायजू। ये सुन के हमारा एमसी हैरान हो जाता है, और वो बंदा हमारे एमसी का शक्ल देख के समझ जाता है कि मैं सही हूँ। और वो बंदा वहाँ से भाग जाता है। हमारा एमसी बोलता है रुको रुको। और वो बंदा दौड़ते दौड़ते सोचता है सब कुछ खत्म, सब कुछ खत्म, मैं यहाँ नहीं मरूंगा। और वो बंदा दौड़ते दौड़ते एक जंगल में आ जाता है और वो बोल रहा होता है कि जो 5th फ्लोर में एक हिडन पीस है जैसा व्यूअर ने मुझे बताया था। और वो बंदा वापस उस जगह पे पहुंच जाता और वो हमें बताता अगर मैं कंप्यूटर का नेम यहाँ बता दूं तो मैं इस ट्रायल को तुरंत ही क्लियर कर लूंगा, मगर इसका एक दिक्कत ये है कि मेरा जो है लेवल है वो कुछ ज्यादा जल्दी क्लियर होगा, जिसकी वजह से मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएगी कि मैं अपना स्किल लेवल को अपग्रेड कर पाऊँ। लेकिन इसका पेनल्टी कुछ ज्यादा ही खतरनाक है जिसकी वजह से लोग इसे रिकमेंड नहीं करते। और वो बंदा एक बड़े से स्टैचू के सामने आ जाता है और वहाँ उसे एक चाबी मिलती है जिसे वो निकाल लेता है और वो उसके सामने झुक जाता है उस मूर्ति के सामने। तभी उसके पास नोटिफिकेशन आ जाता है जिसमें हमें बताया जाता है, उसमें लिखा होता है कि तुम्हारा जो विज़डम उसे टेस्ट किया जा रहा है उस पार्टिसिपेंट का नाम बताओ। तो वो बंदा उसका नाम किंग जायजू बताता है। तभी उसके सामने नोटिफिकेशन आता है कि इन्फॉर्मेशन को चेक किया जा रहा है, यूजर किम जायजू का नाम, और उसके सामने कंफर्मेशन का आ जाता है नोटिफिकेशन यस और नो। वो बंदा यस पे क्लिक कर देता है, मगर तभी वो मूर्ति हिलने लगता है जो देख के वो बंदा घबरा जाता है और उस स्टैचू का आंख रेड हो जाता है और वो बोलता है तुम्हारा आंसर गलत है। और वो बोलता है तुमने मजाक उड़ाया विजडम का। और वो स्टैचू पे कर्ज दे देता है कि तुम्हारा जितना भी स्किल तुमने सीखा है वो सब खत्म हो जाएगा। और वो बंदा चिल्लाते हुए बोलता है तुम ये क्या कर रहे हो, ये सब क्या बकवास है। इसके बाद हमें वापस उस सीन को दिखाया जाता है जहाँ हमारे एमसी के सामने वो बंदा भाग रहा होता है। तभी हमारा एमसी अपने मन में सोचता है शुक्र है ये बंदा काफी ज्यादा छोटे दिमाग का है, और वो अपने व्यूअर के सामने काफी ज्यादा स्टाइल मारने लगता है। और हमारा एमसी आगे बढ़ने लगता है और वो अपने रूम में आ जाता है और वो अपने बैग में कुछ देखने लगता है और वो अपनी लॉटरी टिकट निकाल लेता है और उसे फाड़ देता है। इसके बाद उसके सामने नोटिफिकेशन आ जाता है कि अपना नाम रखो, और वो अपना नाम रखने लगता है और उसका जो न्यू निकनेम रहता है वो होता है किंग जायजू 2। ये देख के उसके व्यूवर बोलने लगते हैं क्या 2 लगा दिया तुमने बस। और हमारा एमसी अपना नाम रखने के बाद बोलता है वो बंदा एक ग्रैंड मास्टर था और उसे सबसे पहले स्वॉर्ड स्किल सीखना पड़ेगा इस एम्पायर के लिए, मगर मेरे वजह से उसके जितने भी स्किल होंगे वो वापस से रीसेट हो जाएंगे, यानी वो वापस से शुरू जैसा बन जाएगा। और हमें बताया जाता है जब एक बंदे का स्किल रीसेट हो जाता है तो उस बंदे को वापस से उसे परचेस करना पड़ता है, और
अगर उसके पास कोई भी रिच स्पॉन्सर नहीं हुआ तो उसका खेल खत्म। और कोई भी बंदा इतना बेवकूफ नहीं है कि वो उसको वापस से डोनेट करे। मगर जितने भी उसके व्यूवर होते हैं वो उसका मजाक उड़ाने लगते हैं उसके नाम से रिलेटेड, क्योंकि उसने सिर्फ 2 लगा लिया था अपने पुराने नाम के आगे। और इतनी सारी बकवास सुनने के बाद हमारा हमसे चिल्लाता है, बोलता है किम जायजू नाम 2 में क्या दिक्कत है तुम लोगों को, मैं जल्दी में था इसलिए मैंने ऐसा नाम रख लिया। किम जायजू 2 कितना सिंपल नाम है और ये मेरा ओरिजिनल नाम से कितना अलग है, जिसकी वजह से ये उससे मिक्स नहीं होगा। और हमारे हमसे निराश होते हुए बोलता है किम जायजू 2 मैंने कुछ ज्यादा ही जल्दी नाम रख लिया था, ये मेरी गलती थी। तभी हमारे हमसे को बाहर से आवाज आने लगता है कि यहाँ से निकल जाओ तुम बेवकूफ। तभी हमारा हमसे अपने दरवाजे से बाहर आता है, वो बोलता है क्या हो रहा है यहाँ। तो उसके जो सिपाही रहते हैं बोलते हैं प्रिंस देखिए ना आप, ये बंदा बार बार बोल रहा है कि ये आपसे मिलना चाहता, और वो उस बंदे को रोके रहते हैं। और वो बंदा काफी गुस्से में बोलता है प्रिंस क्या आपके पास 1 मिनट है। तो हमारा जो प्रिंस रहता है यानी हमारा एमसी वो बोलता है उसे अंदर आने दो, तो सिपाही उसे छोड़ देते हैं। तभी वो बंदा हमारे एमसी को गाली दे रहा होता और वो काफी गुस्से में लग रहा होता है, तुम अपना नाम बताओ कौन हो तुम। ये सुनने के बाद हमारा हमसे बोलता है मैंने तो तुम्हें पहले भी बताया है। ये सुनने के बाद वो बंदा एक चेयर को उठा लेता और काफी जोरदार हमारे एमसी के ऊपर फेंक देता है, मगर हमारा एमसी उसे काफी आसानी से डॉच कर लेता है। तभी वो बंदा उस शॉट को निकालते हुए बोलता है तो चलो इसे इस तरीके से खत्म करते हैं और देखते हैं हम दोनों में से पहले कौन मरेगा। और वो हमारे एमसी पे अटैक कर देता है, मगर हमारा एमसी उस अटैक को डॉच कर लेता और वो सोचता है ये काफी ज्यादा स्लो मूव कर रहा है, ऐसा इसलिए शायद क्योंकि ये अपना स्किल भुला चुका है। तभी हमारा एमसी उसके हाथ को पकड़ लेता और उसका हाथ घुमा के उसके पीछे कर देता, उसको जमीन में झुका देता है। और वो बंदा बोलता है छोड़ दे कमीने मुझे, मगर हमारा एमसी उसके हाथ को ऐट देता और वो काफी ज्यादा दर्द में होता है। और हमारा एमसी उसे डराते हुए बोलता है मैं तुम्हें जिंदा रहने दे रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे काम के हो, और तुम इस बात को भूल मत जाना क्योंकि मैं भी नहीं जानता कि मैं इसके बाद तुम्हारा क्या करूंगा। तो वो बंदा दर्द में बोलता है नहीं नहीं मुझे छोड़ दो प्लीज, मेरा हाथ काफी दुख रहा है। तभी हमारा एमसी उसे धक्का दे देता और वो बंदा जमीन पे जाके गिर जाता है। तभी हमारा एमसी उसे बोलता है अगर तुम्हें सबक मिल गया हो तो तुम यहाँ से निकल सकते हो। तभी वो बंदा अपने हाथ को पकड़ के वहाँ से जल्दी से जल्दी भाग जाता है। तभी हमारा एमसी थोड़ा रिलैक्स होता और वो बोलता है अब ये मुझे कभी भी परेशान नहीं करेगा और मुझे इसे इतना ज्यादा भी नहीं डराना चाहिए था, और अगर मैं सोचूं कि मैं उसे कभी भी मार सकता हूँ। और वो अपने बेड पे जाके लेट जाता और वो बोलता है जो करंट एम्परर है वो कभी मरेंगे ही नहीं, तो जो है अगला एम्परर है वो कभी बनेगा भी नहीं, और अगर एम्परर अचानक से मर भी गए तो जो फर्स्ट प्रिंस है उसे काफी ज्यादा एडवांटेज रहेगा। और हमारा एमसी आगे बोलता है मुझे जल्द से जल्द मैजिक इंजीनियरिंग सीखना पड़ेगा क्योंकि उसके पास सिर्फ 1 ही दिन बचेगा इस ट्रायल का, और उसको नींद आ जाती है। इसके बाद हमारे एमसी को सपने में अपने फोन का याद आता है जहाँ एक बंदा ट्रेनिंग कर रहा होता है जो कि हमारा फोन वाला एमसी रहता है। और हमारे फोन वाला एमसी बोल रहा होता है अपने व्यूवर से इस एक्स को चलाना काफी मुश्किल है, मुझे कोई भी रीजन नहीं है इस एक्स को चलाने का और ये काफी ज्यादा भारी भी है। तो जो उसके व्यूवर रहता है उस पर भड़क जाता है और वो बोलते हैं कंप्लेन करना बंद करो। ये सुन के हमारा एमसी बोलता है नहीं मैं तो बस क्यूरियस हो गया था, मैं तो काफी हार्ड वर्क करूंगा। तभी वो देखता है कि बहुत सारे लोगों की भीड़ लगी होती है। तभी उसका जो व्यूवर रहता है वो बोलता है देखो ये फिर से डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, तो हमारा एमसी बोलता है नहीं ऐसा नहीं है। तभी उसका व्यूवर बोलने लगते हैं कि तुम इस चीज को करके यहाँ से जा सकते हो, तो हमारा एमसी बोलता है क्या ये चीज। तभी हमारे एमसी को दिखाया जाता है जिसके हाथ में हथकड़ी रहता है। तभी हमारा फोन वाला एमसी बोलता है क्या एक ट्रायल। तो वो अपने व्यूवर से बोलता है हे गाइस क्या तुम मुझे इन्फॉर्मेशन शेयर करोगे कि यहाँ क्या हो रहा है। तो उसके व्यूवर बोल देते हैं ठीक है तुम जाके चेक कर सकते हो। तो वो बोलता है आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और खुश हो जाता है। और जब हमारा एमसी वहाँ पहुँचता तो वहाँ काफी ज्यादा भीड़ लगा होता और वो लोग काफी बकवास कर रहे होते हैं। तभी हमारे एमसी से पीछे से एक बंदा उसे आवाज देता है और वो बंदा हमारे एमसी से बोलता है आप तो वुल्फ के ग्रैंड मास्टर है ना। हमारे एमसी से देख के बोलता हो आप यहाँ कुछ हुआ है क्या। तो वो बंदा बोलता है मुझे लगता है आपने ये न्यूज नहीं सुना, यहाँ इम्पेरियर का ट्रायल होने वाला है। और वो बंदा इधर उधर देख के हमारे एमसी के कान में बोलता है जो सेकंड प्रिंस है वो अरेस्ट हो चुका है अपने फादर के असैसिनेशन पर। तो वो बोलता है क्या आप क्या बोल रहे हैं। तो वो जो बंदा रहता है वो बोलता है जो सेकंड प्रिंस है वो काफी बकलोल था, उसका कोई भी जरूरत नहीं था यहाँ। इसके बाद हमें दिखाया जाता काफी सारे भीड़ को जो उन्हें ट्रायल को देखने के लिए आए होते हैं। हमारे एमसी उस भीड़ को देख के बोलता है कई सारे नोबल और बाकी सब कॉमन लोग भी आए हैं। तभी हमारे एमसी से कोई टकरा चाहता है और वो हमारे प्रिंस का बटलर रहता है वो उससे माफी मांगता है, जिसे देख के हमारा एमसी बोलता है कि इसका फेस देख के ऐसा लग रहा है कि ये मरने वाला है। और तभी हमारा एमसी बताता है जो एम्पायर का जो गार्ड लोग हैं ये काफी ज्यादा हैं, ये किसी पर ट्रस्ट नहीं करते। और वो नाइट को देख के बोलता है ये जो नाइट है वो ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं बीस्ट मैन में, और जो सेकंड प्रिंस है उसका काफी ज्यादा हार्ड टाइम गुजर रहा होगा। उसके बाद
हमें उस कोर्ट को दिखाया जाता है जहाँ ट्रायल होने वाला होता है और वो भी वहीं पे बैठ जाता है और वो सोचने लगता है ये काफी ज्यादा सीरियस सिचुएशन है, इसलिए ये पूरा कोर्ट भरा हुआ है। तभी उस कोर्ट का एक बंदा बोलने लगता है जितने भी विजार्ड यहाँ आए हैं, ग्रैंड मास्टर, नोबल और बाकी सारे लोग, और वो बेल बजाते हुए बोलता है जितने भी हाई क्लास के लोग यहाँ आए हैं, ये जो एस्ट्रॉइड कोर्ट है वो सभी लोगों को एक तरीके से मानता है। अगर आप में से किसी ने भी डिस्टरबेंस करने की कोशिश की तो उसे जरूर पनिशमेंट मिलेगा। तभी वो बंदा बोलता है जो लोअर सीट से हैं कॉमनर के रिप्रेजेंटेटिव वो खड़े हों, तो वो बोलता है यस सर मैं यहाँ हूँ। और जो मिडिल क्लास के इस तरफ से जो नोबल हैं वो खड़े हों तो वो बोलता है जी मैं यहाँ हूँ। तभी हमारे एमसी का व्यूअर बोलता है ये बंदा विग लगाता है, जो सुन के हमारा एमसी उसे बिना विग का इमेजिन करके काफी हंसने लगता है। और जो हाई सीट से हैं मैजेस्टी, ग्रैंड ड्यूक वो खड़े हों, और ये तीनों लोग जो जूरी में खड़े हुए हैं उन्हें फॉलो करना होगा इस टेक्निक को, लेडी ऑफ जस्टिस को, और ये जितने भी लोग हैं उन्हें इस ट्रायल को कंप्लीट करना होगा बिना अपना पर्सनल इमोशन लाए हुए। और वो तीनों लोग बोलते हैं जी हाँ हम करेंगे। तभी कोर्ट का बंदा बोलता है इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं ये काफी जल्दी में हुआ है, इसलिए हमने उसे पकड़ तो लिया है, तो हमारे पास उसके लिए कुछ ज्यादा खास एविडेंस नहीं है और उस बंदे ने अपना क्राइम भी कमिट नहीं किया है, इस वजह से ये एक ऑफिशियल ट्रायल है। तभी हमारा हमसे सोचने लगता है इसका मतलब इनके पास कोई भी प्रूफ नहीं है इस क्राइम का, जो कातिल है उसे जल्द से जल्द डिफेंस कोर्ट में लाया जाए। तो हमारा जो प्रिंस वाला एमसी रहता है वो घबराते हुए वहाँ पर आ जाता है और उसे बोला जाता है कि तुम अपना नाम बताओ, मगर वो काफी ज्यादा घबरा रहा होता है और वो घबराते हुए अपना नाम बताता है। तो वो जो बंदा रहता है वो हमारे एमसी से बोलता है तुम्हारा जो क्राइम है वो पहले ही कंफर्म हो चुका है, तुम्हारा कोई लॉयर भी नहीं है जो उसे कोर्ट को तुम्हारे तरफ से लड़े। तो हमारा एमसी घबराते हुए बोलता हाँ हाँ आपने सही कहा। इस एपिसोड की शुरुआत में जो लॉयर रहता है वो हम सभी को बता रहा होता है कि जो ये क्राइम है वो हुआ था आज सुबह 2 बजे, जब हमारे सेकंड प्रिंस हमारे एम्पायर से मिलने गए थे और उन लोगों ने रिसेप्शन रूम में करीब 30 मिनट तक बातें की थी। और वो वहाँ खड़े एक बंदे को जो कि एक विटनेस था उससे पूछता है क्या मैंने कुछ गलत कहा, और वो बंदा बोलता है नहीं, और वो हमें बताता है कि जब वो उस रिसेप्शन रूम से आवाज आनी बंद हो गई थी तो इन लोगों ने चेक किया था और जब इन्होंने गेट खोला तो इनके सामने लाश पड़ी हुई थी, वो भी एम्पायर का, और उस लाश के सामने कोई और नहीं खड़ा था, वो थे सेकंड प्रिंस। और ये सुन के जितने भी लोग रहते हैं वो आपस में बात करने लगते हैं और सेकंड प्रिंस काफी ज्यादा घबरा भी रहा होता है। और जो लॉयर रहता है वो आगे बताता है कि जब उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया था कि इनकी डेथ कैसे हुई तो इन्हें पता चला जो चाय राजा पीते थे उसकी जो चाय पत्ती थी वो सेकंड प्रिंस के कपड़ों में मिली थी। और वो लॉयर सेकंड प्रिंस से पूछते हैं क्या मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, तो सेकंड प्रिंस काफी ज्यादा घबराते हुए बोलता है नहीं आप कुछ भी गलत नहीं बोल रहे हो। तो ये सुन के लॉयर बोलता है चलो इस केस को यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि सेकंड प्रिंस ने ही चाय में जहर डाल के एम्परर को मारा था। और ये सुन के जितने भी लोग रहते हैं वो काफी गुस्से में आ जाते हैं, सेकंड प्रिंस पे काफी ज्यादा भड़कने लगते हैं। और ये सब देखने के बाद हमारे एमसी का जो मोबाइल वाला रूप रहता है वो बोलता है ये कैसा ट्रायल चल रहा है, और वो घबराते हुए बोलता है क्या ये ट्रायल इस तरीके से खत्म हो जाएगा। तभी एक बंदा बोलता है चलो तुम लोग यहीं पर रुक जाओ, इसे अब पनिशमेंट देने का समय आ चुका है। और वो बोलता है कि जो सेकंड प्रिंस है उनके हाथ पैर को सबको बांध के एक घोड़े में लटका दिया जाए और पूरे एम्पायर में इसे घसीटा जाए, ताकि जितने भी लोग हैं इस शहर में उन सभी को तो मालूम चले इस बंदे के बारे में। और इसके बाद हम इससे गॉड के सामने माफी मंगवाएंगे ताकि वो इसे माफ कर सके। ये सब सुन के सेकंड प्रिंस काफी ज्यादा घबराने लगता है और वो बंदा चिल्लाते हुए बोलता है क्या तुम लोग इस बात से एग्री करते हो, तो जितने भी लोग बोल रहते हैं वो बोलते हैं हाँ हम एग्री करते हैं तुम्हारे बात से। मगर तभी हमारे एमसी का बटलर चिल्लाते हुए बोलता है ये कोई सेंस नहीं बनाता है। तो उसके बगल में बैठा हुआ बंदा बोलता आप क्या कहना चाहते हैं सर फॉडरिक, क्या इस ट्रायल में कुछ गड़बड़ है। तो उसका बटलर बोलता है चाहे कितना भी इम्पोर्टेंट मैटर क्यों ना हो जाए जो कोर्ट है वो इतनी जल्दी कोई भी एक्शन नहीं लेता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ कुछ ना कुछ जरूर छुपाया जा रहा है और अगर इस चीज को इन्वेस्टिगेट किया जाए किसी के द्वारा। और वो बटलर जो रहता है ये बात काटने के बाद बोलता दूसरी बात जो सेकंड प्रिंस है वो काफी ज्यादा नॉर्मल लाइफ स्टाइल जीते हैं, इस वजह से हमें टाइम लेके इसके बारे में सोचना चाहिए। मगर जो वो बंदा रहता है उसे चुप करा देता है और वो बोलता है क्या तुम अपने पर्सनल फीलिंग की वजह से जो ट्रायल के जो रिजल्ट है उसे बदलना चाहते हो। और वो बंदा बोलता है यहाँ कुछ भी सुनने के लिए नहीं रह गया, इस क्रिमिनल को यहाँ से ले जाओ। और जितने भी गार्ड रहते हैं वो सेकंड प्रिंस को पकड़ने लगते हैं और वहाँ से ले जाते हैं। और जो बटलर रहता है वो काफी ज्यादा उदास हो जाता है और वहाँ जो हमारा मोबाइल वाला एमसी रहता है वो अपने जो व्यूअर रहता है उससे बात करता है, वो बोलता है ये
किस तरीके का वर्ल्ड है। हाँ, मैं बता दूं आप लोग को इसकी कहानी नहीं समझ में आएगी अगर आपने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा, इसलिए पहले उसे देख कर आ जाओ ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं इसे मोबाइल वाला एमसी क्यों बोल रहा हूँ। इसके बाद वो मोबाइल वाला एमसी काफी ज्यादा गुस्से में बोलता है, मैं इस चीज से एग्री नहीं करता, मैं इस तरीके के ट्रायल को नहीं मानता। और वो चिल्लाते हुए बोलता, तुम लोग रुक जाओ, मैं इस टावर को डिस्ट्रॉय कर दूंगा और जितना भी तुम्हारा ये किंगडम है एस्ट्रॉयड, इसे भी खत्म कर दूंगा। मैं तुम्हारे एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में जरूर कंप्लेन करूंगा। इसके बाद शीन वहां से शिफ्ट हो जाता और हमारे एमसी को दिखाया जाता जो सेकंड प्रिंस के बॉडी में रहता और वो जाग जाता है और वो हमें बताता है कि उसने अपने सपने में वो ट्रायल को देखा था और वो सोचता है कि मैं उस वीडियो में था तो मैं उस रिजल्ट से काफी ज्यादा निराश हो गया था। इसके बाद वो मुस्कुराते हुए बोलता है, नहीं मैंने डिसाइड कर लिया है, मेरे ख्याल से ये काफी ज्यादा अच्छा ओपनिंग होगा। इसके बाद हमारे एमसी को दिखाया जाता जो कि एक डायरी पढ़ रहा होता है और उसमें लिखा होता है काफी सारी चीजें। इसके बाद हमारा एमसी हमें बताता है कि जो रीजन था जिसकी वजह से सेकंड प्रिंस को मैजिकल एनिमल से इतना ज्यादा प्यार था वो था एम्परर की वजह से। और वो हमें बताता है कि इस वीडियो में काफी ज्यादा प्रिंस के बारे में नहीं बताया गया था जिसकी वजह से मुझे ये सब कुछ फाइंड करना पड़ेगा अपने दम पर। वो कोशिश करने लगता है और वो काफी तेजी से बुक पढ़ने लगता है मगर उसे कुछ भी नहीं मिलता और वो बोलता है, ये डायरी तो काफी ज्यादा बेकार, इसमें काफी कम चीजें लिखी गई हैं जिसकी वजह से मैं इसमें कुछ भी नहीं खोज पाया। उसके बाद वो सोचता है क्या मैं फोड्रिक को बुलाऊं, तभी वहाँ फोड्रिक आ जाता है दरवाजा खोल कर। वो चिल्लाते हुए बोलता है, क्या प्रिंस आपने मुझे बुलाया? और फोड्रिक को वहाँ अचानक से आते हुए देख के हमारा एमसी भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद वो अपने आप को संभालते हुए फोड्रिक से बोलता है, क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? तो ये सुन के जो फोड्रिक रहता है वो बोलता है, हाँ आप पूछ सकते हैं, आप पूछिए क्या पूछना है आपको। तो हमारा एमसी उससे पूछता है, जब मैं छोटा बच्चा था मैंने अपने फादर से मांगा था एक मैजिकल एनिमल मगर उन्होंने मुझे एक थप्पड़ मार दिया था जिसकी वजह से मैं रोने लगा था, क्या तुम्हें ये बात याद थी? ये सुन के उसका जो बटलर रहता है वो थोड़ा उदास होते हुए बोलता, हाँ मुझे हर चीज याद है, जो भी आपकी छोटी से छोटी डिटेल है वो मुझे याद है। और वो बोलता है, लेकिन मैं काफी ज्यादा हैरान हूँ कि आपको ये बात अभी तक याद है। तो हमारा एमसी अपने बटलर से बोलता है, जब मैंने अपने फादर से मांगा था वो मैजिकल एनिमल तो वो पागल क्यों हो गए थे, तुमने मुझे अभी तक इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया है, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि अभी समय आ चुका है कि तुम्हें मुझे बता देना चाहिए इसके बारे में? तो उसका बटलर उससे बोलता है कि मैं आपकी मदद नहीं कर पाया था उस समय। तभी वहाँ से सीन बदल जाता और हमारे एमसी को दिखाया जाता जो कि कहीं जा रहा होता है और वो सोच रहा होता अपने मन में कि जितने भी लोग हैं वो काफी ज्यादा नेगेटिवली सोचते हैं और ऐसा सोचना भी चाहिए क्योंकि जो एम्परर हैं काफी ज्यादा सफर करने लगे हैं मैडनेस से, क्योंकि जो एम्प्रेस थी वो काफी ज्यादा जल्दी मारी गई और वो सोचते हैं कि उनकी वाइफ के मौत का जो रीजन है वो कोई इंसान है, इस वजह से वो किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करते हैं। और इसका मतलब ये भी है कि वो अपने वाइफ से काफी ज्यादा प्यार करते थे और ये कोई भी सेंस नहीं बनाता है कि जिससे वो इतना ज्यादा प्यार करते थे उसका जो बेटा वो उससे प्यार ना करें। और हमें वापस उस सीन को दिखाया जाता है जहाँ वो बटलर बोल रहा होता है कि मैं आपकी मदद नहीं कर पाया था उस समय क्योंकि जो मैजिकल एनिमल आप अपने बर्थडे पे मांग रहे थे वो काफी ज्यादा खतरनाक था एक यंग प्रिंस के लिए। इसके बाद हमारा एमसी अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है जहाँ गेट पे 2 सिपाही खड़े होते हैं और हमारा एमसी बोलता है, मुझे अंदर जाने से पहले काफी ज्यादा फोकस होना होगा जिस वजह से मैं जो चैट है उसको अभी ऑफ कर रहा हूँ। उसके बाद वो अपने व्यूवर को मक्खन लगाते हुए बोलता है कि प्लीज तुम लोग बुरा मत मानना, मैं अभी के लिए इस चैट को ऑफ कर रहा हूँ। और वो चैट ऑफ करने के बाद लंबी सी सांस लेता है और वो सोचता आखिरकार मैंने चैट को ऑफ कर दिया। और वो अपने आप का नाम कोहली बता रहा होता है क्योंकि जो सेकंड प्रिंस का नाम है वो कोहली ही है। और हमारा ऐसे सोच रहा होता है मैं अब वो शर्माने वाला और कमजोर सा प्रिंस नहीं रह गया हूँ, अब सेकंड प्रिंस इतना ज्यादा बदल गया है कि जो एम्परर है वो भी मुझसे सरप्राइज हो जाएंगे। तभी हमें एक गार्ड को दिखाया जाता है जिसे हमारा एमसी बोल रहा है तुम काफी ज्यादा लेट तक काम कर रहे हो और वो उससे आगे बोलता है कि मुझे मैजेस्टी से बात करना है मगर वो गार्ड उसका रास्ता रोक लेते हैं और वो बोलते हैं कि इस समय ये पॉसिबल नहीं हो चाहे तुम प्रिंस भी क्यों ना हो। और वो सोल्जर उसे घूरते हुए बोलते तुमने ये सोचा भी कैसे कि तुम इस समय महाराज को डिस्टर्ब करोगे। ये सब देख के हमारा एमसी अपने मन में सोचने लगता है कि ये जो बीस्ट मैंने कोई भी इमोशन शो नहीं कर रहा तो चलो मुझे अपनी तैयारी करना होगा जो मैंने सोचा था। और वो लंबी सी सांस लेता है और वो चिल्लाते हुए एम्परर को बोलता है मैं हूँ सेकंड प्रिंस, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ और आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मगर थोड़ी देर तक कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आता तभी दरवाजा खुलता है जहाँ से गार्ड निकलता है और वो हमारे एमसी से बोलता है कि आप रिसेप्शन रूम में इंतजार कीजिए थोड़ी देर तक। और ये सुन के हमारा एमसी अपने मन में सोचता है कि मेरा तरीका काम कर गया
इसके बाद हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो एक चेयर पे बैठ के एम्परर का इंतजार कर रहा होता है और वो अभी भी घबराते हुए अपने मन में अपना नाम याद कर रहा होता है कि उसका नाम है कॉली। और तभी वहाँ का गेट खुल जाता है और वहाँ से जो एम्परर रहते हैं वो आ जाते हैं और वो हमारे एमसी को देखते हुए बोलते काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि तुम मुझे देख पा रहे हो। इसके बाद हमारे एमसी उनके सामने बो हेड करते हुए बोलता है कि आपके कहने का क्या मतलब है, बस एक बेटा अपने बाप से ही तो मिलने आया है। तो ये सुन के जो एम्परर रहता है वो बोलता है तुम कब से मुझे अपना फादर मानने लगे। ये सुन के हमारे एमसी हंसते हुए बोलता है मैं तो हमेशा से आपको अपना फादर मानता था। ये सुन के उसके फादर उससे बोलते हैं मैंने तुम्हें हमेशा से सिखाया है कि जो तुम अपने वर्ड को बोल रहे हो उसके पीछे एविडेंस रखा करो। तो ये सुन के हमारा एमसी बोलता है मैं हमेशा से जानता था कि जो मैजेस्टी है उन्होंने जो बीस्ट मैन है वो मेरे आगे पीछे लगा दिया है क्योंकि आपको मेरी फिक्र थी, इस वजह से आपने उन्हें सीक्रेटली मेरे पीछे लगाया था। ये सुन के उसके फादर बोलते हैं ये काफी ज्यादा बोल्ड गेस था। तो हमारा एमसी बोलता है कि मैंने इसे किस तरीके से लिया ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप पेरेंट होने के नाते मुझसे प्यार करते हो तो मैं भी आपका एक बेटा बन के आपको फॉलो करूंगा। और हमारा एमसी अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे बीस्ट मैन के जो हाइडन वाली बात है वो अपने चैट की वजह से पता चल गई क्योंकि वो लोग एक दूसरे में बात कर रहे थे। और ये सब बात सुनने के बाद हमारे एमसी के फादर मुस्कुराते हैं और वो बोलते हैं क्या तुम्हें बस इतना ही कहना था। तो ये सुन के हमारा एमसी बीस्ट मैन की तरफ देखता है और वो बोलता है कि पहले बीस्ट मैन को आप बाहर भेज दें ताकि ये हमारी जो बात है उसे ना सुन सके। तो उसके फादर बीस्ट मैन को बाहर भेज देते और हमारे एमसी से पूछते हैं इसका रीजन। तो हमारे एमसी मुस्कुराते हुए बोलता है ये थोड़ा सा एम्बैरेसिंग है। और वो लोग आमने सामने बैठे होते हैं तभी जो वो उसके फादर रहते हैं वो बोलते हैं जितने भी इस मैन को वापस चले जाओ बाहर। और उसके जो फादर रहते हैं वो बोलते हैं चलो ठीक है अब तुम मुझे बता सकते हो असली रीजन उन्हें बाहर भेजने का। तो हमारे एमसी बोलता है अगर ये सच है कि ये रिंग बीस्ट मैन को कंट्रोल करती है तो मुझे इसके बारे में पहले से मालूम है और इसके बावजूद जो रिंग आपने अपने हाथों में अभी पहनी हुई है वो फेक है। ये सुन के उसके फादर जाके सोफे पे बैठ जाते हैं और वो बोलते हैं काफी फनी बात है, तुम्हारे पास क्या एविडेंस है इसके बारे में। और वो उसे डराते हुए बोलते तुम्हारे जो अगले वर्ड होंगे वो तुम्हारी किस्मत को तय करेंगे। ये सुन के हमारा एमसी थोड़ा सोचता और वो बोलता है मेरे ख्याल से आपके पास एक और रिंग होगी सेम टू सेम और ये चीज फर्स्ट प्रिंस ने सबसे पहले नोटिस कर ली होगी और उन्होंने इसे जो ओरिजिनल रिंग के बदले बदल दिया होगा 3 साल पहले। और जब उसने बैटल जीत लिया होता है अपने लीडरशिप के दम पर तब जो सेरेमनी हो रही होती है उसके विक्ट्री पर तब जो फर्स्ट प्रिंस उन्होंने नशे में आपके ऊपर शराब गिरा दी थी। तभी हमारे एमसी के फादर उससे बोलते हैं तुम चुप करो, तुम क्या बोल रहे हो, तुम ऐसा प्लानिंग कर रहे हो कि तुम मुझे भटका सकोगे वो भी कुछ लिखे हुए डॉक्यूमेंट के जरिए। तो तभी हमारा एमसी उस डॉक्यूमेंट को हटाते हुए बोलता है कि अब मैं इस डॉक्यूमेंट के हटा के अपने से इसमें कुछ बातें जोड़ूंगा। और हमारा एमसी बताता है कि जो फर्स्ट प्रिंस थे उन्होंने जो अल्कोहल को साफ करने के लिए अपना हैंडकरचिफ का इस्तेमाल किया था और उसी समय उसने ओरिजिनल रिंग को बदल दिया था।